क्योंकि आज हम अमेज़ॉन पे बात करने जा रहे हैं। वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जो अमेज़ॉन की सर्विसेज सीख के इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्विसेज देता है। अब रैंकिंग की जो गेम है अमेज़ॉन पे कम से कम आपको 1000-1500 यूनिट बाय करने पड़ते हैं तो जाके प्रोडक्ट रैंक होती है। यानी मतलब 14 पॉइंट्स हमने देखने होते हैं, उसके बाद लेवल 1 से हम क्रॉस करके लेवल 2 पे आते हैं जहाँ पे डिज़ाइन सिलेक्शन होता है। आप सब लोग जब तक मैं हूं मेरी रेस से ही बाहर है। वो आंखें बंद करके सिर्फ पीपीसी पे बिड लगाई जा रहा है और पीछे इन्वेंट्री नहीं है। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स पे नहीं करता हूं, अमेज़ॉन खुद भी अब सेलर है। पीछे से अगर सोर्सिंग होगी अच्छी तो ही सर्वाइव कर पाएगा। अच्छा, होलसेल है, वाइट लेबल है, प्राइवेट लेबल है, तो आप ये किस कैटेगरी के लिए 15-16 हज़ार की बात करें? क्योंकि ठीक है, या तो वीए से कहें अच्छा ये काम करना है, 20% आप भी इन्वेस्ट कर दो मेरे साथ, 80% मैं करता हूँ। मेटा एड्स हो गए, गूगल एड्स हो गए, आपके ये कितने इफेक्टिव होते हैं अमेज़ॉन के ऊपर? आपका अमेज़ॉन पे प्रॉफिट बनना शुरू होगा कम से कम साल बाद। लाइव अकाउंट्स की जो शीट्स है उस पर प्रैक्टिस करवाते हैं कि भाई ये डाटा बनाया, 5 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट करें। अमेज़ॉन के ऊपर प्राइवेट लेबल ही एक वाहिद स्केलेबल और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। अस्सलाम एवरीवन, मैं हूं अहमद काजी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई कॉमर्स बैठक। और आज का एपिसोड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एपिसोड 21 था और आज है 22, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, स्पेशली 20th एपिसोड को। और इस एपिसोड को आप तक पहुंचाने में हमारी सपोर्ट करते हैं द वर्टिकल। द वर्टिकल प्रोवाइड करता है ऑफिस स्पेसेस, कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेसेस इन लाहौर। अगर आप लोग भी ऑफिस स्पेसेस ढूंढ रहे हैं तो द वर्टिकल से अच्छी ऑप्शन आपके लिए कोई भी नहीं हो सकती। अगर आप भी ऑफिस का किराया दे दे के थक गए हैं और अब इंस्टॉलमेंट्स में आपको अपना ऑफिस चाहिए जहां बैठ के आप काम कर सकें, तो वर्टिकल इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। वर्टिकल V4 लॉन्च करने जा रहा है गुलबर्ग के अंदर। क्यों गुलबर्ग एक इंपॉर्टेंट जगह है, क्यों गुलबर्ग आने वाला फ्यूचर है द वर्टिकल बिल्डिंग्स का, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो thevertical.pk पे जाके देख सकते हैं। आज का जो एपिसोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा शुरू में ही, वो इसलिए है क्योंकि आज हम अमेज़ॉन पे बात करने जा रहे हैं। आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आज हम इंटरनेशनल सेलिंग के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये वो टॉपिक है जो बहुत टाइम से आप लोग भी कह रहे थे कि लेके आएँ, डिस्कशन लेके आएँ। तो हमारे पास आज गुरुज बैठे हुए हैं। बाबर भाई, इससे पहले भी एक एपिसोड में आपने देखा होगा कि 11/11 की जो एपिसोड थी उसके ऊपर काफ़ी अच्छी इंसाइट्स थी, अमेज़ॉन के बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छी डिटेल्स दी। तो आज हम डिटेल में शुरू से लेके एंड तक, एंड टू एंड प्रोसेस जो है वो अमेज़ॉन का समझेंगे। वलीद भाई, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा तारुफ कराएं और फिर हम इस टॉपिक को जो है वो आगे लेके चलें। अच्छा, हमारे साथ बाबर भाई मौजूद हैं और उनके साथ ज़िशान मज़हर साहब मौजूद है, जो कि दोनों इनेबलर्स में अमेज़ॉन PL को लीड कर रहे हैं और लीड ट्रेनर हैं, और एक बड़ा इनका जो है वेस्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और मेरे ख्याल से इनसे ज़्यादा बेहतर अमेज़ॉन को कोई नहीं समझता। जितने आप लोगों के अमेज़ॉन को लेके क्वेश्चन हैं, हमने कुछ क्वेश्चन नोट डाउन भी किए हैं, वो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी इनसाइट्स हैं, जितने क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के माइंड में थे या जो आप लोगों के थ्रू हम तक पहुंचे थे, वो आज सारे हम इनसे जानने की कोशिश करें। तो मेरे साथ का भी मौजूद है जी, इंटरनेशनल मार्केटिंग एक्सपर्ट, इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट हैं। बहुत सारे स्टार्टअप एटसी पे काम कर चुके हैं, अमेज़ॉन पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, यूके की मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड हासिल है। तो ये आज हमारे साथ बैठ के सवाल आपके जो हैं वो पुट अप करेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस को भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो बाबर भाई, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। बताइएगा सर, अमेज़ॉन की जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? पाकिस्तान में हमने देखा कि एकदम से अमेज़ॉन के बूम आ गया, हर बंदा अमेज़ॉन की तरफ जा रहा था। और आज भी अगर देखें तो ई कॉमर्स को मेरा ख्याल है गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में पहुँचाने में इनेबलर्स का बहुत बड़ा हाथ है। जो काविशें आपने सनी अली के एक्सट्रीम कॉमर्स ने की हैं, स्पेशली इंटरनेशनल ई कॉमर्स के लिए साकिब अजहर भाई ने की हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा एक तो हम सराहते भी हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जिन्होंने सीखा, कुछ ना कुछ इस पे काम करें। एटलीस्ट आपने एक राह दिखा दी कि यार उस तरफ हमने जाना, और आज भी दिखाते जा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या है अमेज़ॉन पे काम किस तरीके से कर सकते हैं, किसके लिए है अमेज़ॉन? क्या कोई भी आज उठ के अमेज़ॉन पे काम कर सकता है या नहीं? तो ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी उम्मीदें गलत लोग गलत जगह से भी लगा लेते हैं, तो फिर वो एक नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होती है। तो मैं चाहूँगा A to Z आज जरा खोल के रख दें सबके सामने। अच्छा हैदर भाई, अपना ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड दूंगा कि मैंने खुद अमेज़ॉन का जर्नी एज ए वर्चुअल असिस्टेंट स्टार्ट किया था। एनेबलर से मैं खुद स्टूडेंट था। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? वर्चुअल असिस्टेंट होता है जो कि अमेज़ॉन की डिफरेंट सर्विसेज लाइक प्रोडक्ट हंटिंग है, सोर्सिंग है, कंपैटिटर एनालिसिस, लिस्टिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, PPC, वो सीख के आप उसकी सर्विसेज देते हैं ओवर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें आपके पास फाइबर आ जाता है, अपवर्क आ जाता है, लिंक्डइन आ जाता है। तो बेसिकली आप सर्विस प्रोवाइडर बनते हैं जी यहाँ पे। अच्छा, तो वो आपका जो है बेसिकली हम सर्विसेज, वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जो अमेज़ॉन की सर्विसेज सीख के इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्विसेज देता है। लेकिन हैदर भाई, इसमें एक जो चीज़ मैंने देखी जब मैं खुद ट्रेनर बना, सिखाना शुरू किया, बहुत सारे स्टूडेंट यूट्यूब की वीडियोस देख के ये गलत गाइडेंस लेके भी आ जाते हैं। लाइक एक मैट्रिक क्लास का बच्चा है, वो जिसकी कम्युनिकेशन का इशूज़ है या जिसको नहीं पता, जिसने कभी काम नहीं किया, वहाँ पे इशूज़ ज़्यादा आते थे। तो अमेज़ॉन का जर्नी ये नहीं कि ख़त्म हो गया, डिमांड आज भी है। दो चीज़ें इसमें बहुत मैटर करती हैं, एक या तो आपने अपना काम शुरू करना है या आपने सर्विसेज देनी है। वो लोग जिनका मैं ये कहता हूँ कि कभी भी अपना काम उस वक्त तक स्टार्ट ना करें जब तक एक प्लेटफॉर्म को आप समझ ना लें। अमेज़ॉन को समझने के लिए कम से कम 1 साल आप VA बने,
अकाउंट्स के ऊपर काम करें, ताकि आपको पता चले क्या इश्यूज आते हैं, रियल टाइम में अमेज़ॉन काम कैसे करता है, क्या चैलेंजेस आपको फेस होते हैं। इतना आसान भी नहीं है कि हर बंदा उठ के अमेज़ॉन स्टार्ट कर ले। बहुत सारे लोगों ने ये 2020-19 में स्टार्ट किया लोगों को देखते हुए, लेकिन बहुत लॉसेस किए। तो हमेशा कोई भी प्लेटफॉर्म है उसमें, अगर मैं अमेज़ॉन की बात करूं तो स्टेप बाय लर्न करके आप चीज़ों को लेके चलें, और छोटी सी इन्वेस्टमेंट या स्टार्टअप से आप अपना स्टार्ट करें, लेकिन 1-1.5 साल बाद जाके जब आपको उसकी समझ आ जाए। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर होगी, अल्लाह का शुक्र है, वो ये है कि भाई अमेजॉन इज़ नॉट फॉर एवरीवन। अच्छा, इज़ नॉट फॉर एवरीवन एंड इज़ फॉर एवरीवन। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि यार हर बंदे की बॉल ऑफ गेम नहीं है कि अगर कोई वहाँ पे सेलर बनना चाहता है, हर बंदा नहीं बन सकता। लेकिन आप 2 रोल उसमें ले सकते हैं। एक, आप या तो सेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, या आपके पास ऐसी कोई प्रोडक्ट है जिसको आप यूटिलाइज करके बेच सकते हैं। या दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि जो ऑलरेडी बेच रहे हैं उनको भी तो लोग चाहिए ना ऐसे कि जो उनके बिहाफ पे बेचे, क्योंकि हर बंदा मैन्युफैक्चरर के पास, सीईओ के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी प्रोडक्ट जो है ना वहाँ बेच रहा है। राइट, बिल्कुल हैदर भाई, ऐसे है। मैं इसमें एक चीज़ और एडिशन कर दूँ। देखें, मैंने जो देखा ना, जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो गोरा है, उसको कारोबार के लिए कितना तरह चलता है। जो यहाँ पे लोग हैं वो उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा गलत, वो एक आपकी कंसेप्शन के प्रॉफिट कब शुरू कैसे करना है, इसमें आपका पैसा हर स्टेप पे आपका लगना है। आपको मार्केट रिसर्च बहुत इन डेप्थ करनी पड़ती है। अगर यूएसए में जाना है, वहाँ पे बजट रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी, कंपनी कैसे आपने एलएलसीज कैसे ओपन करनी है, ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर्ड करा रहे हैं, अपने कारोबार के लिए कम से कम 15-16 हज़ार का बैकअप डॉलर आपके पास इतना पड़ा हुआ है। और ये भी अगर आपको पता है कि बिजनेस में 50% लॉस एंड प्रॉफिट है, अगर इतना स्टेमिना है तो फिर इसको स्टार्ट करें एज ए सेलर। अदरवाइज अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप का एक अच्छा पोर्टफोलियो थोड़ा सा बना हुआ है स्टार्टअप, तो आप सर्विसेज से स्टार्ट करें। आप वक्त भरा पड़ा है। मैंने अभी स्टूडेंट्स को एक चैलेंज दिया कि मैं एक नई प्रोफाइल बनाता हूँ, अपवर्क पे आप भी बनाएं, और वही चीज़ें जो उनको पढ़ाई हैं। तो मैंने 22 प्रपोजल के बाद पहला क्लाइंट अपना जो है वो पिक किया, फिर उसके बाद सेकंड क्लाइंट पिक किया। तो सर्विसेज में बहुत पोटेंशियल है। इवन पिक्चर्स बनाने में, A+ कंटेंट बनाने में आप ये सर्विसेज आप दे सकते हैं इजीली। तो बट अगर आपने अपना स्टार्ट करना है तो फिर उसके पास आपके पास इन्वेस्टमेंट और एक माइंडसेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा बाबर भाई, यहाँ पे आपने बात की कि आपके पास 15-16 हज़ार डॉलर पड़े होने चाहिए, तो क्या ये अमाउंट जो आपने बात किया है ये स्पेसिफिक है? ये किस कैटेगरी के लिए आप बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर बिजनेस को देखा जाए तो उसमें 3-4 कैटेगरीज है, लाइक उसमें ड्रॉप शिपिंग है, होलसेल है, वाइट लेबल है, प्राइवेट लेबल है। तो आप ये किस कैटेगरी के लिए 15-16 हज़ार की बात करें? क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदा तो इसको अफोर्ड कर सकता है, बट स्टार्ट हर बंदा करना चाहता है, हर बंदे का ख्वाब है कि हम अपना ब्रांड स्टार्ट करें। और हमारी भी जो बेसिकली बैठक की काविश थी वो यही थी कि हम इतना साउंड नॉलेज और इतनी चीज़ें हम आप लोगों को प्रोवाइड कर दें कि आपको कहीं पर कोई मुश्किल ना आए। अगर आप अपनी सर्विसेज लेके जाना चाह रहे हैं, आप अपना कोई बिजनेस रन करना चाह रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा बताएं कि 15-16 हज़ार डॉलर ही क्यों? अगर किसी के पास 1000 या 2000 डॉलर है तो वो क्यों नहीं कर इसमें सकता? ना आपको कंप्लीट एक ब्रेकडाउन देता हूँ कि आपने अगर स्टार्ट करना है, पहली बात ये करूँगा, ये मैं बात करूँ प्राइवेट लेबल मॉडल, जिसमें आप अपना ब्रांड, अपना ट्रेडमार्क बना के प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, और होलसेल का भी तकरीबन ये होता है। प्राइवेट लेबल की बात करें तो एक प्रोडक्ट जब आपने लॉन्च करनी है, किसी भी कैटेगरी में आप ले लेते हैं, ओपन कैटेगरी, नॉट मैं गेटेड की बात नहीं कर रहा, हमेशा स्टार्ट आपने ओपन कैटेगरी से, ठीक है। उसमें आप किसी भी आइटम में जाते हैं तो सबसे पहले अगेन कंपनी सेटअप, ट्रेडमार्क आपने लेना है, आपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ कराना है, उसकी पैकिंग, अलीबाबा से सोर्सिंग, लोगो, ये सारा कुछ करवाने में अगर आप 1000 यूनिट बाई करते हैं, पहले होता था 300-500, लेकिन अब रैंकिंग की जो गेम है अमेजोन पे, कम से कम आपको 1000-1500 यूनिट बाय करने पड़ते हैं, तो जाके प्रोडक्ट रैंक होती है। मतलब उससे पहले कुछ नहीं आता, वो रैंकिंग में आपकी जानी है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस करने में आपका 5-6 हज़ार डॉलर आपका लग जाता है वन टाइम। उसके बाद आपके पास 3 इन्वेंट्रीज का बैकअप होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पीपीसी पे बजट स्पेंड करने के लिए पैसे अलग पड़े होने चाहिए। ये ब्रेक ऐसी नहीं कि एकदम पैसे चाहिए, लेकिन ये साथ साथ लगते रहेंगे। पीपीसी की तरह थोड़ा सा बताएं क्या होता है, ताकि वो जो बिल्कुल जिसकी समझ नहीं है ना, तो उसको थोड़ा सा आइडिया हो। भाई पीपीसी बेसिकली पे पर क्लिक है, जो अमेजोन का एक प्रोडक्ट रैंकिंग सिस्टम है, जो प्रोडक्ट को रैंक करवाता है। या पहले पेज पे डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर जो है आपकी प्रोडक्ट लोगों को शो करता है, लेकिन वो उसके अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से आपको चार्ज करता है। तो ये एक रैंकिंग सिस्टम है। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट बजट जो आपको चाहिए आपको अपने ब्रांड को वहां पे मार्केट विजिबल करने के बिल्कुल लिए। ऐसे, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। तो एक चीज क्लियर होगी कि यार इट्स नॉट एवरीवन्स बॉल गेम, और लेकिन जिनकी है अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि मैन्युफैक्चरर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अमेजोन पे लिस्टिंग करे, प्रोडक्ट लगाए, पीपीसी कर रहा हो बैठ के। तो करना मैन्युफैक्चरर्स ने है, या जिसके पास बजट है कि वो सोर्सिंग सप्लाई चेन अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो उसकी ये बॉल गेम है। लेकिन करना किसने है? वो है वो एक्सपर्ट जिसका नॉलेज इनेबलर्स बढ़ा रहा है, इनेबलर्स दे रहा है, लोगों को दे रहा है, जो लोग सीख रहे हैं। अब प्रॉब्लम हमारे पास क्या आती है, वो लोग जो कि देखें, जो डिग्री भी होती है ना, वो आप अगर पूरा सेमेस्टर करते हैं, 70% अपनी अटेंडेंस रखते हैं, तो यूनिवर्सिटी आपको दे रही होती है। हमारा बच्चा यहाँ पे क्या करता है कि आएगा,
एक दो क्लासें ली, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दी, 4-5 वीडियोस उसने देखी और उसके बाद नाउ ही इज एक्सपर्ट ऑफ अमेजॉन। अब वो जाता है अमेजॉन की सर्विसेज देने, वो मार्केट को भी गंदा करेगा, वो जाके क्लाइंट को भी गंदा करेगा। क्लाइंट कहेगा जी अमेजॉन पे तो जाके कोई करने का कुछ फायदा नहीं है, और वो कहेगा जी मुझे तो कोई क्लाइंट नहीं मिलता या मैं तो फेल हो गया, अमेजॉन का सारा मामला ही गलत है। तो ये एक बहुत ज्यादा मिथ है और उन लोगों से बचें। और एक चीज़ हैदर भाई, अनेबलर्स के प्लेटफॉर्म पे जब भी कोई बच्चा को बैच स्टार्ट होता है, हम ये चीज़ बड़ी क्लियर करते हैं कि 6-7 महीने जिस तरह हम आपको लेके चलेंगे, अगर आप उस तरह से परफॉर्म करेंगे, असाइनमेंट्स करेंगे, हमारी चीज़ों पे अमल करेंगे, तो आप एक अच्छे वीए बनेंगे। हर बंदा भी वीए नहीं बन पाता। 80% 70% बच्चे फेल, लेक ऑफ इंटरेस्ट और वही जुगाड़ के चक्कर में फेल हो जाते हैं। 10% 15% जो वाकई सही काम करते हैं और उनको मैंने वाकई इन 4-5 सालों में उनकी लाइफ चेंज होते मैंने देखा है। डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये वो हैं जिन्होंने वाकई सही काम किया। तो ये बात कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, वही बात कि डिग्री कंप्लीट करने में 4 साल आपको चाहिए, डॉक्टर बनना है 4-5 साल चाहिए, तो हम क्यों फ्रीलांसिंग को कहते हैं ओवरनाइट कैसे हम कमा सकते हैं? तो 6 मंथ 8 मंथ्स आपने देने ही देने इसके अंदर। अच्छा बाबर भाई, आपने प्रोडक्ट लॉन्च की बात की, आपने उस पर बड़ा डेप्थ नॉलेज दिया कि किस तरह से आपको SKUs और वो सारी चीज़ें करनी है। अब एक बंदा अपना ब्रांड स्टार्ट करता है या सर्विसेज देता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, चाहे वो अपने लिए कर रहा है या किसी के लिए भी कर रहा है, प्रोडक्ट लॉन्च करनी कैसे है? उसके लिए आया कोई टूल्स है? आपने किस तरह से प्रोडक्ट हंट करनी है, या रैंडम आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के लगा देंगे कि जी PPC कर रहे हैं तो चल जाएगी? तो उसका जरा थोड़ा सा पैटर्न बताएंगे, अच्छा। किस तरीके से आप एक प्रोडक्ट को सक्सेसफुल विनिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं? अमेजोन की गेम चाहे वो होलसेल है, प्राइवेट लेबल है, ड्रॉप, वो सारा कुछ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है आपके। और प्रोडक्ट एनालिसिस करने के ना बड़े पॉइंट्स हैं, मतलब मार्केट सेगमेंटेशन करनी पड़ती है, प्रोडक्ट का ट्रेंड देखना है, कंपटीशन देखना है, उसमें ब्रांड डोमिनेंट तो नहीं है, मार्केट में कोई और रेवेन्यू डोमिनेंस तो नहीं आ रही। मतलब 14 पॉइंट्स हमने देखने होते हैं। उसके बाद लेवल 1 से हम क्रॉस करके लेवल 2 पे आते हैं, जहाँ पे डिज़ाइन सिलेक्शन होती है। डिज़ाइन सेलेक्ट करने के बाद हम मैंने एक प्रोडक्ट ले लीजिए, गार्लिक प्रेस एग्जांपल। अब मैंने देखना यार गार्लिक प्रेस 5 उसमें आता है मटेरियल के अंदर, कौन सा मटेरियल ज़्यादा सेल जनरेट कर रहा है, कौन सा स्टाइल ज़्यादा, उसको हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लेवल 3 में आप जाते हैं कंपैटिटर सिलेक्शन के, जो आपके कंपैटिटर है वो कौन हो सकते हैं, क्या आपके जो कंपैटिटर हैं वो इतना अर्न कर रहे हैं कि अगर आप इस फील्ड में जाते हैं, इस प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, इतना कंपटीशन है कि आपकी जगह बन जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और बहुत ज़्यादा मैटर करती है, सोर्सिंग प्राइस आपकी। अगर आपकी प्रोडक्ट की प्रॉफिट मार्जिन 30-35% नहीं है, तो आपके लिए आगे सर्वाइव करना मुश्किल है। तो ये सारे मैटर प्रोडक्ट रिसर्च में वैलिडेशन के अंदर आ जाते हैं, और ये कम से कम एक प्रोडक्ट की हम लोग 10 से 12 शीट्स बनाते हैं, उसके अंदर ये सारे एनालिसिस होते हैं, तब जाके प्रोडक्ट फाइनल होती है। तो ये आप किसी टूल के जरिए इसको जज करते हैं, या एक ये मैनुअली आप टूल assumption नहीं, assumption नहीं, Amazon नंबर्स की गेम है ये सारा। हम ये numbers आप कहाँ से लेते हैं? टूल से कौन से लेते tools हैं, use करते टूल्स हम हीलियम भी यूज़ करते हैं, हम डेटा टाइप भी यूज़ करते हैं, और फिर कुछ हमारी मैनुअल कैलकुलेशन होती है नंबर्स के हिसाब से। और फिर इसके अलावा आपको Amazon इनसाइट्स प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर है, वो भी आपको जो है बहुत ज़्यादा हिंट देता है, रिटर्न्स बताता है, आपको प्रोडक्ट के नेगेटिव चीज़ें बताता है, पॉजिटिव बताता है। ये सारी कंपाइल करने के बाद जाके हम इस लेवल पे आते हैं कि हाँ जी अब हमने ये है करनी। हम लोग तकरीबन 100+ प्रोडक्ट्स कर चुके हैं USA के अंदर, ठीक है। ये नहीं कि सारी पास हुई हैं, रेशो जो रही है वो 70% रही है, पास हुई 30 फेल भी हुई हैं। लेकिन उसमें फिर बता दूँ, ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं, मार्केट किसी की भी नहीं है, कोई भी चाइनीज सेलर आ सकता है, तो लेकिन ये पैरामीटर्स देखने के बाद हम फाइनल करते हैं कि प्रोडक्ट पे हमने जाना है कि नहीं जाना, या लॉन्च करनी है। बारी मेरे 2 सवाल हैं आपसे। हम लोगों ने 2 चीज़ें भी डिस्कस की हैं। एक हम लोगों ने VA वर्चुअल असिस्टेंट कैसे मतलब क्या चीज़ ऑफर करता है, और दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में डिस्कस किया। VA के बारे में मेरे आपसे ये सवाल है कि आपने बात की, हैदर भाई ने बताया कि हम लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्किल सीख लेते हैं, वो थ्योरी पढ़ लेते हैं आके, लेकिन उसके बाद जो है उनको वैल्यू ऑफर करने में क्लाइंट को जाके इशू होता है। तो क्या आप वो चीज़ समझते हैं कि जैसे बहुत सी चीज़ होती हैं, PPC हो गई, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हो गई, इसके अंदर क्या चीज़ है जो एक्चुअली क्लाइंट्स को वैल्यू ऑफर करती है? और दूसरा सवाल जो है मेरा आपका प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में, कि वो आप कैसे मतलब डिफरेंशिएट करते हैं कंट्री वाइज, क्योंकि अमेजॉन तो माशाल्लाह से ग्लोबल एक ग्लोबल है, बिल्कुल तो ऐसे आप ही। US UK के अंदर कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आपकी अप्लाई होती हैं, उसके हिसाब से कंट्री रीजन के हिसाब से वो डिवाइडेड होता है, या फिर मतलब चल जाता है? अच्छा, मैं सबसे पहले बताऊं कि जो हम लेबल्स में बच्चों को पढ़ाते हैं वो स्लाइड्स नहीं होती, स्लाइड्स हैं जस्ट फॉर द डेफिनेशंस क्लियर। हमारी पहली क्लास से सारा काम प्रैक्टिकल अकाउंट्स, लाइव अकाउंट्स पे होता है। हमने सारा कुछ लाइव करना है, लिस्टिंग बनानी है तो लाइव अकाउंट पे, अलीबाबा पे करना है तो वो भी लाइव अकाउंट पे, स्टूडेंट साथ हमारे करते हैं। हमारी एक क्लास रेगुलर, एक प्रैक्टिकल क्लास होती है। ये चीज़ हमारे पास बड़े लोग आते हैं जो सिर्फ स्लाइड्स पढ़ के आते हैं, अगेन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारा जो काम है सारा प्रैक्टिकल होता है। PPC भी लाइव अकाउंट्स पे चलती है, उसके रिजल्ट्स आते हैं, फिर उसकी ऑडिट रिपोर्ट्स बनती हैं, उसके बाद उसकी बजट रिपोर्ट्स बनाई जाती है, वो सारी चीज़ें लाइव इंप्लीमेंट की जाती है। तब जाके स्टूडेंट को समझ आती है कि ये काम हो कैसे रहा है। अगर ये चीज़ें मैं सारी स्लाइड्स पे पढ़ा दूंगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
दूसरी चीज़ आपने प्रोडक्ट का बताया कि हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं मार्केट वाइज, लाइक यूके हो गया या यूएसए हो गया, उसमें सबसे ज़्यादा अब हमें जो है एक तो चैट जीपीटी असिस्ट करता है, ठीक है, उसके अलावा आपको गूगल से भी पता चल जाता है, गूगल ट्रेंड से हमें आइडिया पता चल जाता है। फिर मार्केट का ट्रेंड हम देखते हैं कि यूएसए में कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा है, हमने वहाँ को देखना, हमने ये नहीं कि अगर हम पाकिस्तान से लॉन्च करें तो पाकिस्तान के हिसाब से देखेंगे, नहीं, हमने यूएसए में देखना है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। आईफोन की चीज़ें बहुत चल रही हैं, जैसे आगे फीफा आ रहा है, उसकी चीज़ें इस वक्त डिमांड में है, कोई भी चीज़ आप बना लेंगे, ट्रेंड देखना होता है। और ट्रेंड हमें गूगल भी असिस्ट करता है, हमें चैट जीपीटी भी बताता है। इसके अलावा हम जो वहाँ के अमेज़ॉन के रिव्यूज़ होते हैं, कस्टमर रिव्यूज़ जो देता है, उसकी हम प्रोफाइल से भी आइडिया लगाते हैं कि आप वहाँ पे चल क्या रहा है, मार्केट में डिमांड किस चीज़ की, क्या या होम एंड किचन है, वहाँ पे स्पोर्ट्स चल रहा है, वहाँ पे टूल्स हैं। तो इस तरह से हमें मार्केट का जो है वो आइडिया हो जाता है। अच्छा, मेरे ख्याल से अभी तक हैदर भाई जितनी बातें हुई हैं तो मुझे तो उनसे यही लग रहा है कि ये वो मार्केट नहीं है कि जिस तरह से कोई भी एक नया बच्चा उठ के आ रहा है और जिस तरह से हमारे साथ क्वेश्चंस आते थे कि यार अमेजोन करना है, अमेजोन पे डिस्कस किया जाए, चीज़ें बताई जाए। तो आई थिंक सो कि बाबर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बताई हैं कि प्रॉपर उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग चाहिए, एक टाइम पीरियड आपको सर्व करना पड़ता है। अच्छा बाबर भाई, इसमें ना एक चीज़ मैंने भी देखी है, जो आपको अपने अमेजोन अकाउंट्स दे रहे हैं एज अ वी, अगर आपको हायर कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी ये इशू आए थे कि अगर समहाउ इन एनी केस उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो वो लोग भी आ जाते हैं कि यार मेरी पेमेंट रिटर्न करें, ठीक है, या आपकी वजह से मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ है, तो उस पर भी वो आपसे रिटर्न मांगते हैं और उस पर वो केस फाइल कर देंगे और इस तरह की धमकियां और वो ये सारा कुछ भी देते हैं। तो ये चीज़ आप क्यों क्या अच्छा, देख रहे हैं कि इसमें क्या इसका आगे हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, किस तरह से इसको लेके जा सकते हैं? इसमें देखें, जब भी काम स्टार्ट करें हमेशा जो भी, चाहे वीए है, नया है, पुराना है, हमेशा एक एग्रीमेंट करें कि आपकी एज ए वीए क्या जिम्मेदारी है। आप अगर सर्विस प्रोवाइड करें उसके अंदर क्या आता है, हम एक एग्रीमेंट करते हैं प्रॉपर क्लाइंट के साथ, उसमें हर चीज़ लिखी होती है, अगर उसको समझ आती है चलता है तो हम आगे चलते हैं। उसमें लिखा है बिजनेस है, 50% लॉस प्रॉफिट सारा कुछ हो सकता है, एक टर्म्स एंड कंडीशन बना के। यहाँ पे हम लोग ये चीज़ें नहीं ख्याल करते और स्टार्ट नहीं करते, जिससे इश्यूज आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि हमेशा जो भी ट्रेनर है, इदारा है, उससे वेरीफाइड वीएस लें जिन्होंने पहले थोड़ा काम किया हुआ है। और मैंने ऐसे जो वीएस जो नए आते हैं उनको भी कहा है कि अगर आपको नहीं, आप एक सीनियर वीए को साथ रख के आप जो है उसको लेके चलें, ताकि आपकी भी लर्निंग हो जाएगी और वो आपका काम भी चलेगा। अब वो बात आपकी ठीक है कि जो एक होता है बंदा बिल्कुल नया, उसके लिए फ़ौरन चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होता है, उसका बेस्ट है एक सीनियर को साथ अटैच कर लें, लेकिन एग्रीमेंट के बगैर टर्म्स एंड कंडीशन के बगैर आप काम स्टार्ट ना करें। इससे आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं और गारंटी नहीं हम इसमें दे सकते। अच्छा, इसमें ना देखें, मैं अगेन फिर ये कहूँगा कि देखें, मेरा नहीं ख्याल कि किसी इदारे का कोई मसला है, ये वो मसले हैं कि हमारे ना, आप देखें कि अगर आप किसी पुल पे 10 बंदे नीचे खड़े होकर देखना स्टार्ट कर देंगे ना, गाड़ियां रुक रुक के नीचे देखना स्टार्ट कर देंगी, भाई क्या हो गया, Exactly. और हुआ कुछ भी नहीं होगा, सारे खड़े हो जाएंगे। तो ये हमारा ना एक भेड़ चाल जैसे हम कहते हैं, वो एक मसला है। मसला ये है कि जब ये चीज़ आई, सक्सेस हुई, लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मैं ये कहूँगा कि आपकी तो एफर्ट इतनी थी कि आप लोगों ने ई कॉमर्स के बारे में एटलीस्ट बताना स्टार्ट कर दिया। लोग इसको ही जान लेते तो बहुत बड़ी गनीमत थी। लेकिन लोगों ने क्या किया, अच्छा दूसरा हर मीडिया चैनल आ गया जी, ओह मैं लेता हूँ जी, मैं व्यूज़ लेता हूँ, हर बंदे ने बात करना स्टार्ट करी, मैं व्यूज़। उस व्यू के चक्कर में जो आज बातें डिस्कस हो रही है ना, ये ऐसा नहीं है कि आज यहीं पे हो रही है, हमेशा से होती रही है, लेकिन इसकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वो देखना स्टार्ट हो गया जी, नीचे क्या हो रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने शुरू ही यहाँ से किया कि अमेजॉन इज फॉर एवरीवन एंड अमेजॉन इज नॉट फॉर एवरीवन। देखें, हर चीज़ अच्छी और बुरी होती है, आपने उससे फ़ायदा कैसे निकालना है वो देखना है। मैं आज अगर चाहूँ ना तो अमेजॉन पे काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँगा कि मैं प्रोडक्ट्स पे पैसे ज़ाया करके खरीदूंगा। मैं उस स्किल को खरीदूंगा, और अगर बाबर भाई की कोई कंपनी है, वो अमेजॉन अकाउंट चलाना चाह रहे हैं, बट टाइम नहीं, मैं कहूँगा सर मैं असिस्ट करता हूँ, मैं पीपीसी के ऐड चलाता हूँ, मैं आपके लिए आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग करता हूँ, मैं आपके लिए वो काम करता हूँ, और मैं अपने आप को वीए असिस्टेंट बनाऊंगा। यार आपने बहुत सारी एग्जांपल देखी होंगी कि रेस्टोरेंट ऑनर जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रेस्टोरेंट के साथ एफिलिएट होते हैं। कहीं कहीं एग्जांपल ऐसी हैं कि वेटर्स ने अपने रेस्टोरेंट खोले। जब आप एक प्रोसेस से गुजरोगे तब आप इस काबिल होगे ना, अगर आपके पास वो सरमाया नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास वो प्रोडक्ट बर्निंग की स्किल्स नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सियालकोट की एक फैक्ट्री है, ग्लव्स बनाते हैं, आरडीएक्स की एग्जांपल ले लो। इसके अलावा सैनाबल के नाम से है, वो सिर्फ अमेजॉन पे बेच रहे हैं। यूटोपिया की एग्जांपल लो, उसने फैक्ट्रियां डाली में, वो सिर्फ अमेजॉन पे बेच रही है। $40 लाख एक महीने सिर्फ टॉवल की सेल है, $2 लाख तो वो सिर्फ और सिर्फ पीपीसी पे लगा रहे हैं। सही है। अब ऐसा नहीं है कि वो बैठ के कहना स्टार्ट किया अमेजॉन फेलियर है, और वो वन ऑफ द टॉप 5 इस कैटेगरी के वेंडर्स में आते हैं, यूटोपिया, जिसकी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि यार यूटोपिया एक ही है ना, लेकिन यूटोपिया के आगे कितने ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट बैठे हुए हैं, पीपीसी वाला बैठा हुआ है, फैक्ट्री में काम करने वाला बैठा है। तो आपने देखना है कि आप किस रोल में फिट हो रहे हो। ये नहीं कि आपने कल से अमेजॉन का ऑनर बन जाना है, या अमेजॉन के प्रोडक्ट का जो है ना कल आपने लॉन्च कर देना है और आपने वो करना है। अच्छा हैदर भाई, इसमें ना एक बात मैं और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। हम लोग एक और काम करते हैं वली भाई, हम लोग क्या करते हैं, क्लास में मैं 2 ग्रुप्स बनाता हूँ,
उनको मैं एक अकाउंट हम दे देते हैं अमेजोन का, और जो पढ़ाया होता है उन्हें कहते हैं शालम मार्केट जाएं, एक प्रोडक्ट सोर्स करें, कोई भी $1 के अंदर प्रोडक्ट सोर्स करें, उसकी पैकिंग बनाएं, उसकी डायमेंशंस करें, उसकी लिस्टिंग बनाएं और यहाँ से उसको अमेरिका भेजें। 10 दिन में प्रोडक्ट लाइव होती है। ये मैंने बड़ा करके देखा, हमने बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसे बेची हैं। इससे क्या होता है, वही बात है भाई कि प्रोसेस से जब तक आप नहीं गुजरेंगे ना, आपको समझ नहीं आएगी। मैं जितना मर्जी पढ़ा लें कोई भी, जब प्रोसेस से आप गुजर जाएंगे, वो लॉन्च चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, वो तरीका समझ आ जाएगा तो वो सबके लिए ईजी हो जाता है। अच्छा, आपने अमेज़ॉन पे लॉन्च करना है या आप कहते हैं मैंने अमेज़ॉन पे काम करना है, सबसे पहला काम है कि आपने रिसर्च की है कि दुनिया में या पाकिस्तान किस चीज़ में बेटर है। क्या आप लोगों को पता है? सवाल करता हूँ मैं आपसे, आप सर्च करें आज जाके, आप हैरान रह जाएंगे। हम लेदर के डैडी हैं। लेदर की जो क्वालिटी हमारे पास है, जो प्रोडक्ट्स हमारे पास है, जिस दुनिया में हम लोग दे रहे हैं वो कोई नहीं दे रहा। हम बेड लिनन कैटेगरी, इसके जो है ना, हम लोग इतने बड़े बड़े वेंडर्स हैं। आइकिया तक में हमारी बेडशीट्स जा रही हैं, वॉलमार्ट पे हमारी बेडशीट्स जा रही हैं। कटलरीज है, एक इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, गुजरावाला की इंडस्ट्री इसके ऊपर है। आप हर सेगमेंट में, हर जगह, सियालकोट भाई, आप यकीन माने, अगर कभी विजिट करना हो ना, कभी अपने दोस्तों यारों के साथ अमेजॉन पे काम करना है तो सियालकोट जाओ। आपको पता है यूपीएस जो है वो इस वक्त इंटरनेशनल डिलीवरीज जो करता है, उसका हेड ऑफिस लाहौर में नहीं है, उसका हेड ऑफिस सियालकोट के अंदर है, पंजाब का। तो आप ये देखो कि उन्होंने वहीं खोला हुआ है जहां से आपकी वो जा रही। लेकिन कभी आपने जाके वहां पे देखा है? अच्छा, दूसरा ये कि अमेजॉन ना दुनिया का नंबर 1 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अली बाबा हाईएस्ट सेल्स करता है एक दिन की, लेकिन जो दुनिया में नंबर 1 प्लेटफॉर्म है और दुनिया का चौथा तीसरा अमीर तरीन इंसान जेफ बेज़ोस अमेजॉन का मालिक है। तो अमेजॉन का ऐसे ही नहीं बन गया, उसके जो क्राइटेरियाज है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो एक एक प्रोडक्ट को देखेंगे, वो प्रोडक्ट कैसी है, कहाँ से आ रही है, क्या क्वालिटी है, उसको देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जैसा फॉर एग्जांपल मैरियट में कोई भी मुंह उठा के चला जाता है। उसके क्राइटेरिया हैं, एंट्रेंस के लिए जो है ना बहुत कुछ हमें स्क्रूटनी करनी पड़ती है, पार्किंग कहाँ लगानी है, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो यार अमेजॉन के लिए आप तैयार हैं? हाँ, मसला ये है ना कि हमारे वही जो नौसिखिए लोग थे जो व्यूज़ के लिए वीडियोस वगैरह बनाना चाह रहे थे, उन्होंने कहा जी हाँ जी मैं भी अमेजॉन पे आपका जो है ना अकाउंट बना दूंगा, लाइन जी 10,000 पे आपका अकाउंट बना देते। नौसिखियों से सीखा, नौसिखियों से सीखने के बाद आप आके अमेजॉन को फिर गालियाँ देते हैं, अमेजॉन बुरा है। अच्छा, फिर माशाल्लाह हमारी मैं हमेशा उस इकोनॉमी का नाम लेता हूँ, जुगाड़ू इकोनॉमी भी है और अंडरग्राउंड ग्रे इकोनॉमी भी है हमारी ना। तो उस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कबूतर टेक्निक्स और ये हमारी मियाँ चन्नू की जो आवाम है जी। आपको पता है एक पता नहीं ये कहना चाहिए नहीं, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो चला ही इस वजह से क्योंकि वो कबूतर टेक्निक मियाँ चन्नू के अंदर बैठ के लगा रहे थे, तो सारी रात बैठ के काम कर रहे होते थे, तो उनको पिज़्ज़े खाने होते थे। तो पिज़्ज़ा के ऑर्डर्स इतने आते थे ना कि उनका वो पूरी अभी पाकिस्तान के अंदर चेन चल गई है। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। तो हमने बजाय इसके हम बता रहे हैं 2 अच्छे तरीके, एक या आप बन जाओ वहाँ पे बेचने वाले मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स या वीए। उन्होंने तीसरी रास्ता भी निकाला, हम फेक सेलर्स बनेंगे, हम जुगाड़े करेंगे, हम प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ बेच के, कुछ लगा के, प्राइसिंग इस तरह तोड़ के, पैसे लेके अपने अकाउंट्स के अंदर लेके गायब हो जाएंगे। इसलिए 4,000 10,000 तक अकाउंट्स एकदम से ब्लॉक हुए। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान वो मार्केट है जिसपे अमेजॉन की टीम खुद आई, उन्होंने रब्ता किया गवर्नमेंट में। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट, मैं उस वक्त गुल अहमद के अंदर था, बाकायदा लाइव मीटिंग्स की हैं, साकिब भाई थे, इनेबलर्स थे, सनी अली, ये सारे उस टीम के साथ मिल के। इसमें असफन यार का बहुत बड़ा किरदार है जो कि चेन स्टोर एसोसिएशन को चलाते हैं कराची में। तो पूरे पाकिस्तान से उन लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया और उनको प्रोवोक किया कि यार आप पूरी दुनिया में इतनी अच्छी बेडशीट्स दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, सफ़ायर है, ये वो, तो आप आके एज ए सेलर बनाए। तो अमेजॉन का सेलर प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर जो रजिस्टर्ड हुआ वो इसी वजह से हुआ कि हम लोगों की प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। अली बाबा के ऊपर आप आज जाके देखें, आप लेदर जैकेट्स देखें, आपको पाकिस्तान से बड़ा वेंडर नजर नहीं आएगा। अली बाबा पहले पाकिस्तान के अंदर नहीं आता था, अब चाइनीज उनके खुद आके सियालकोट के अंदर बाकायदा शोज कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों की प्रोडक्ट की क्वालिटी वो पिंक सॉल्ट एक कैटेगरी है यार, वो देख लें कि जिस तरीके से फ्लोरिश कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, मैं पिंक सॉल्ट वाले मैन्युफैक्चरर से मिला हूं भाई, वो कहते हैं कि उस बंदे को ईमेल नहीं लिखने आती है, लेकिन वो पूरी दुनिया में पिंक सॉल्ट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे चाहिए वीए यार, अगर आप लोग वो स्किल सीखे तो यहाँ पे वो गैप है जो फिल कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, मेरे पास आज कल मैसेजेस आए हैं दुबई से, और उनका मैसेज क्या था, मैं अमेजॉन पे काम कर रहा हूँ, मुझे कोई अच्छा वीए बता दे। बिल्कुल, लेकिन मैं आज किसी को मतलब गाइड नहीं कर सकता, हाँ यार मैं ये वीए है, ये वो है, अब ये एक एक्सपर्ट है, क्योंकि आप सीख ही नहीं रहे हैं और जो सिखा रहे हैं उनसे कोई गलत तवक्कुआत लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अच्छा बाबर भाई, मैं फिर से उसके ऊपर आता हूँ। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट्स देख लिए, मैंने चीज़ें भी देख ली, मैंने अच्छा वीए भी हायर कर लिया। अब मुझे वो प्रोडक्ट्स भेजनी कैसे, और FBA मॉडल क्या होता है, FBM मॉडल क्या होता है? अच्छा, प्रोडक्ट सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा। भेजने से पहले भी एक प्रोसेस है, वो है अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस।
जिस पे यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अब चूंकि हमने देखा यहाँ पे या आ गया, इट से आ गया, उन्होंने अपनी एक्सेस दे दी कि आप पाकिस्तान को लिस्ट में उन्होंने इंक्लूड कर लिया, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट अमेजोन अभी तक नहीं आया। अमेजोन पे अकाउंट ओपनिंग सबसे मेजर इशू है पाकिस्तान में। आप यहाँ के आईपी से ओपन करें, आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। फिर दूसरा इसमें ये बताएं कि इसके लिए कंपनी बनाना ही जरूरी है या आप एज ए इंडिविजुअल भी जा सकते हैं? दोनों क्राइटेरियाज में क्या डिफरेंस है, कौन सा ज्यादा जरूरी है, और किस आपने रीजन को टारगेट करके अगर आप अमेजोन अकाउंट बनाते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल? अच्छा वलीद भाई, मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, 15-16, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी डिटेल पे बने। आज तो ये बताएं, एक ही आईडी पे 15-16 बनाए हुए हैं पहले तो ये डिफरेंट नहीं वलीद, मैं फिर ये बताऊंगा कि जैसे मैं बता रहा था कि बाकायदा अमेजोन की टीम ने पाकिस्तान से रब्ता किया था एंड दे आर ओपन टू ओपन द लेजिटिमेट अकाउंट्स, ना कबूतर टेक्निक वाले नहीं। सही है। बहुत सारी एजेंसीज को मैं जानता हूँ जो काम कर रहे हैं, उनकी सिर्फ एक मैसेज पे अगर आप उनसे रब्ता करते हो तो अगले दिन अमेजोन का बंदा आपके साथ बैठ के आपका अकाउंट खोल रहा होता है। तो मेरा ख्याल है ये शायद अब इतना मुश्किल नहीं रहा। हाँ, उसके लिए है जिसने 2 नंबरी करनी है, उसके लिए मुश्किल है, बट दे ऑल्सो वर्क विद ऑथेंटिक सेलर्स, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि मैं वो 15-15 है, तो शायद ये मसला अब इतना बड़ा नहीं है। हाँ, उसके लिए जरूर है जो 2 नंबरी करेगा। इसमें ना वलीद भाई प्रोसेस है पूरा। देखिए अमेजोन के 2-3 अकाउंट्स हैं, इंडिविजुअल है, बिजनेस प्रोफेशनल है, ठीक है। अगर आपने जैसे एक प्रोडक्ट टेस्ट करनी है, वैसे ही एक प्रोसेस को समझना है, तो आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करते हैं जिसपे अमेजोन आपसे मंथली फी चार्ज नहीं करता, ना कोई LLC चाहिए, ना ट्रेडमार्क चाहिए। $0.99 सेल के ऊपर चार्ज करता है, जैसे हम स्टूडेंट्स को बताते हैं ये लोकल यहाँ पे टेस्ट करवा के। इंडिविजुअल प्रोफेशनल पे जाते हैं, वहाँ पे $40 आपसे वो मंथली चार्ज करेगा, उस पर कोई कैप नहीं है, जितनी मर्जी इन्वेंट्री लगाएं, जैसे मर्जी सेल करें। लेकिन जो अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस है, आज भी अकाउंट पाकिस्तान से चल रहे हैं, लेकिन SOP आपकी ठीक होने चाहिए, ठीक है। SOP उसमें ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए, आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके नाम पे बिल होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट का एक प्रोसीजर है कि कलर स्टेटमेंट होनी चाहिए, ऊपर स्टैंप साइन होने चाहिए। हम लोग ये चीज़ें फॉलो नहीं करते। इवन स्टूडेंट को सैंपल दिए जाते हैं, फिर भी वो गलत अकाउंट ऊपर, वहाँ पे अकाउंट नहीं आपका बनता, ठीक है। अब अगर आपने प्रॉपर बिजनेस करना है तो उसके लिए फिर आपकी LLC होना ज़रूरी है, ठीक है। विदाउट LLC मतलब आपको अमेजोन भी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करता। ब्रांड रजिस्ट्री के लिए LLC के बाद ट्रेडमार्क आपका ज़रूरी है। ट्रेडमार्क पहले भी ओपन हो जाता है, लेकिन इसका एक SOP है, LLC, ट्रेडमार्क, देन ब्रांड रजिस्ट्री, उससे जी। अच्छा, LLC का भी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे बेचारे ना वो कहते हैं कि यार हम बहुत बेसिक लोग हैं, तो मैं चाहूँगा LLC का भी बता दें वो कंपनी कैसे खुलती है, और वो भी इजीली खुल जाती है, इतना मसला नहीं है। US की खोलें आप, बड़ा इजीली है। मेरा लाइक जैसे एक मोबाइल नंबर हो, वो Exactly, इवन इसी दोस्त तरह। यार है जो काम करें यार, वो हेल्प कर देते हैं आपको। तो जरा थोड़ा सा जरा बिगिनर लेवल के इसमें हैदर भाई LLC के लिए आपके पास सबसे पहले एक्टिव पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी LLC से मुराद है लोकल लिमिटेड लायबिलिटी ओवरसीज के लिए, ठीक है। अब इसमें आपके पास वो आर्टिकल ऑफ जिस मर्जी स्टेट में खोलें, 50 स्टेट्स है अमेरिका में, आप जिस मर्जी, किसी की टैक्स ज़्यादा है, किसी में टैक्स नहीं है, किसी की ईयरली फीस कम है, तो वैसे हमारे लिए अच्छी आपकी फ्लोरिडा रहती है, टेक्सास रहती है। और इसमें आपके पास 2 डॉक्यूमेंट आते हैं, एक आता है आपका आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट से आता है, एक आता है आपकी स्टेटस ऑफ कंपनी जिसमें वो आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं एज पर द स्टेट रूल। इसके बाद आपका एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर आता है, EIN नंबर, जिसके बिहाव पे वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट से होता है, जिसपे आप उनके जो भी आपके सालाना टैक्सेस होते हैं वो उस नंबर पे जाते हैं। इस डिटेल के बाद आपके पास ये ऑथराइजेशन होती है कि आप वर्चुअल बैंक्स के बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं, जिसमें पेनियर आता है, ज़ाइला आता है। अब वाइस वाला चक्कर बंद हो गया हुआ, तो ज़ाइला और पेनियर चल रहा है। उसके बाद आपका अमेजोन इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो कन्वर्ट होता है अमेजोन बिजनेस अकाउंट के ऊपर। अगर ये सारी चीज़ें वेरीफाइड है, यहाँ पे लोगों ने ऐसे फ्रॉड मतलब गलत EIN नंबर दे दिए, स्टेटस ऑफ कंपनी, वो जब वहाँ जाता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता, आपका अकाउंट सस्पेंड ही होना है। ये वो चीज़ें हैं जो कि लोगों को पहले नहीं पता थी, और ये आप खुद भी बना सकते हैं, वेरीफाइड सर्विस प्रोवाइडर से बना सकते हैं। sunbiz.org है, वहाँ पे जाके आप एजेंट का एड्रेस लें, और खुद भी आपको इंग्लिश आती है, आप ये खुद भी सारा काम कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन काफ़ी लोग ये सर्विसेज देते भी हैं, तो हमेशा वेरीफाइड से जो सर्विस प्रोवाइडर है, इसका लॉयर है, उससे आप LLC जो है फॉर्म करवाते हैं। सही है। चलें, अब हमारा अकाउंट भी बन गया, अगर हम उसको दूसरा क्वेश्चन था FBM वाला। FBM क्या होता है, एंड देन फिर हम डिलीवरी पे आते हैं। FBM, अच्छा इसमें भी बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं ये कोई सर्टिफिकेट है। नहीं, FBM है फुलफिल बाय मर्चेंट। मैं 2021 में एक अमेजोन अकाउंट मैनेज करता था USA में, काफ़ी बड़ा अकाउंट था वो। उसमें वो करते थे FBM, क्योंकि उनके पास वेयर हाउसिंग थी, वहाँ पे टीम थी जो वहाँ खुद ही ऑर्डर शिप करते थे। उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है अमेजोन के इस पर। FBA क्या है, जिसमें आप सारी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस भेजेंगे, वो अपने चार्जेस लेगा 30-35% पर प्रोडक्ट, शिपमेंट के, आपकी स्टोरेज के, और आपकी चीज़ जो है कस्टमर को भेज देगा। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों के जो यहाँ बैठे, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं अगर अब नहीं भी हूँ, कोई नेट का मसला है, तो मेरी अगर इन्वेंट्री पड़ी, ऑर्डर आ रहा है, तो अमेजोन की जिम्मेदारी है उस ऑर्डर को फुलफिल करना। लेकिन अगर मैं FBM कर रहा हूँ, किसी वजह से ऑर्डर लेट हो रहा है और मैं टाइमली अमेजोन को ट्रैकिंग नंबर नहीं दे पाया, तो वहाँ पे अमेजोन मुझे बहुत टफ टाइम देगा।
तो ये फ़र्क है कि आप या तो अमेजोन के वेयर हाउस में करवा लें या फिर आप खुद का वेयर हाउस मैनेज कर सकते हैं, तो फिर ये फ़र्क है FBA में। बिल्कुल ठीक है। आप समझें कि आप अपने वेयर हाउस से अगर कर रहे हैं ना तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी मैं खुद कर रहा हूँ, Exactly, ठीक है। और FBA है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। आपने अमेजोन के पास वो चीज़ें रखवा दी, अमेजोन अच्छा चीज़ें रखवा दी का मतलब ये नहीं फ्री में रखते हैं, वो नहीं, भी पैसे चार्ज लेते हैं, करते बिल्कुल सर, तो चार्ज FBA के करते हैं। अपने चार्जेस है, लेकिन वो क्विक होता है, फास्ट होता है, और वहाँ पे भी जहाँ कहीं टैग लिखा होता है ना FBA का, तो जी। कस्टमर भी जरा सेटिस्फाई होता है, यार हाँ माल मुझे आराम से मिल आराम जाएगा, से कोई मिल टेंशन नहीं होने वाली, उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। तो FBA जो है ना ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। चले ये भी हो गया, अब मैंने FBA करना है, मैं आपने भी बता दिया कि देखें अगर तो आप वहीं USA में वहाँ पे आप कर रहे हैं तो आपके लिए FBM सूटेबल है, और वहीं बेसिकली है उसी के लिए ना कि USA से ही आप प्रोडक्ट बना रहे हो, USA नहीं, से नहीं, नहीं। अच्छा, इसमें अदर भाई जो सबसे ज़्यादा जो अच्छी हमें हमारा अल्लाह का शुक्र है अली बाबा के हमारे 5 अकाउंट से हम प्लेटिनम मेंबर हैं, हम तकरीबन $3.5-4 लाख की अब तक बाइंग कर चुके हैं। सही। सबसे ज़्यादा 90% जो PL वाले लोग हैं वो अली बाबा से ले रहे हैं। उसकी वजह ये है, रिलायबल प्रोडक्ट है, टेंशन फ्री है, वन स्टॉप सोल्यूशन है, आपने कस्टमाइजेशन करानी है, आपने लोगो सारा कुछ अली बाबा के सप्लायर करते हैं, इंस्पेक्शन से लेकर हर चीज़। आपने कहा जी मैंने FBA करना है, आपके पास बजट है, आपने प्रोडक्ट चेक कर ली, अच्छी निकल आई, अब वो प्रोडक्ट लेके हम अली बाबा के पास जाके ढूंढेंगे कि ये प्रोडक्ट कौन बना रहा है, 10-15 सप्लायर से हम बात करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। उसका भी क्राइटेरिया होता है कि हमने वेरीफाइड सप्लायर के साथ ही डील करनी है, वहाँ भी फ्रॉड हो जाता है, लेकिन उसका भी क्राइटेरिया होता है कि आपने जो है ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर के साथ पैसों की डील करनी होती है। प्रोडक्ट पसंद आ गई, अब वो कस्टमाइज़ करानी है, उस पर लोगो लगाना है, आपने ब्रांडिंग करानी है, सारा कुछ फाइनल पैकिंग सारा कुछ हो गया, वो जो भी डील तय होगी, अगर आपका उसमें प्रॉफिट मार्जिन 30-35% निकलता है, वो आपकी 30% एडवांस के ऊपर आपका जो है ऑर्डर ले लेंगे, और जब प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगी आफ्टर इंस्पेक्शन 70% आप उसकी पेमेंट तब रिलीज़ करेंगे जब इंस्पेक्शन रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास। अच्छा नहीं, आप ये कह रहे हैं कि FBM जो है वो FBA से ज़्यादा अच्छा है? नहीं, FBM तो वही है ना कि आप प्रोडक्ट खुद कर रहे हैं या अमेजोन कर रहे हैं, ये तो एक अलग चीज़ है। आप अली बाबा से प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, चाहे वो आप ये कह रहे हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग? हाँ जी, मैं प्रोडक्ट सोर्सिंग की बात कर रहा हूँ कि जब प्रोडक्ट पसंद कर लिया आपने कि FBA करना है, बजट है, आपने एज ए सेलर उस पर जाना है, तो फिर आप अली बाबा से प्रोडक्ट बनवा के उसको शिप करेंगे अमेजोन वेयर हाउस पे। अमेजोन आपको एड्रेस देगा जी, यहाँ पे आप अपनी इन्वेंट्री जो भी आ रही, जितनी भी आ रही, उसकी डिटेल, लेंथ, विड्थ, हाइट, कितने डब्बे हैं, कितना वेट है, वो सारा अमेजोन आपको बताएगा, वो हमने सप्लायर को देना है, वो उठा के प्रोडक्ट आपकी जो है बाय DDP आपके अमेजोन वेयर हाउस पहुंचा देगा। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ और गया। जैसे एक्टिव हो जाएगी तो वो उसका मतलब सेलिंग के लिए तैयार है प्रोडक्ट आप। ठीक है। अच्छा, आपने कहा 30-35% मार्जिन होने चाहिए, क्या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं? क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे हमें ना डिस्काउंट्स लगाने हैं और कंपटीशन जितना सख्त होता जा रहा है। मैं आज भी एक रिसर्च कर रहा था, अगर लेट्स सपोज मुझे एक शूज़ बेचने हैं तो वो मोर और लेस उससे ज़्यादा सस्ते प्रोडक्ट्स मुझे वहाँ नज़र आ रहे थे। तो क्या हम मतलब जो है ना इसमें कर सकते हैं कि ज़्यादा अच्छे मार्जिन वाले, क्या मार्जिन 35% से भी ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है? यानी ये एक बेंचमार्क है, आप कहते हैं कि नहीं, ये एक मिनिमम बेंचमार्क है, इतना होगा तो हम सर्वाइव करेंगे। दूसरा नीचे कोई प्रोडक्ट अगर आ रहा है ना उसको सोर्स नहीं करें। मसला ये आता है अदर भाई, सम टाइम PPC में अमेजोन रेट ऊपर कर देता है क्लिक का, वहाँ पे आपके हमारे साथ अभी हुआ है, हम एक प्रोडक्ट बेच रहे थे, अब प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं $19 की, उसका अमेजोन ने पहले जो क्लिक था एक वो पड़ता था हमें 90 सेंट का, अब उसने कर दिया $6 का। आप देखें तीसरे क्लिक पे जाके मैं तो गया $18 हो गए, चौथे क्लिक पे मैं नेगेटिव में चला जाऊंगा। तो वो फिर हमें ये भी देखना होता है कि आया मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लिक सर्वाइव कर पाएंगे। एक दफ़ा फिर रिपीट करें इसमें अच्छा, से वो समझ आए जरा। मैं एक और चीज़ बता दूं कि प्रोडक्ट जब आप फाइनल करते हैं उसमें आप PPC का उसका क्लिक ज़रूर देखें, उसकी बिड रेट ज़रूर देखें। सम टाइम ये होता है प्रोडक्ट हमसे शुरू में गलती थी, हमने बगैर बिड देखे कर दी। और अच्छा, बिड रेट भी हम उनका, जिस तरह हमारा फेसबुक का मेटा का एक प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ अमेजोन का एक अपना प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जिस गूगल के कीवर्ड्स प्लानर होते हैं, एक टूल है वो बताता है हमें, हम किसी प्रोडक्ट का कीवर्ड डालें, बताते हैं इसकी बिड इस टाइम ये चल रही है, उससे हमें आइडिया होता है इस प्रोडक्ट का एक क्लिक कितने का पड़ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमने बिड को देखना होता है कि बहुत ज़्यादा हाई बिड तो नहीं रही, 1 साल में क्या बिड रही है, 3 साल में क्या बिड रही है, उससे हमें आइडिया होता है कि इसकी बिड इससे ज़्यादा कभी नहीं गई। क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ, अगर इससे नीचे आप जाते हैं तो सम टाइम बिड रेट अमेजोन चेंज करता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। भाईजान गेम ये सिर्फ प्रोडक्ट सोर्सिंग की नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिड देखो कितनी अच्छी बात करेंगे, एक की बिड ही $6 आ रही है, $19 का आप बेच रहे हो, तो तीसरे क्लिक में तो आप फारग हो, क्योंकि $18 तो आपकी कॉस्ट आ जानी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग, उसमें मार्जिन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट PPC की बिड कितनी आ रही है उसको देखें, एंड देन सर उसके बाद। और हैदर भाई इसके बाद जो है आप अच्छा आप ये कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन, गेटेड प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें हर बंदा नहीं आता, हमने ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखा है। लेकिन गेटेड के लिए फिर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, समटाइम वो एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन ओपन में आ जाए तो आपको जो है प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा भी हो सकता है। प्रोडक्ट वो लें जो ज़्यादा सेल हो रही है, कम अज़ कम $25-30-35 वाली प्रोडक्ट उठाएं, जो बिक रही है ना $15-16-10 वाली, उसमें ना जाएं अनटिल के आप उसके खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है। हमने मैन्युफैक्चरर के साथ बहुत काम किया है, मैन्युफैक्चरर जो है ना वो प्राइस कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी सोर्सिंग करें अली बाबा से, वहाँ पे फिर मुश्किल होता है। गेटेड प्रोडक्ट्स की 1-2 एग्जांपल्स दे दें। गेटेड हमने इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स किया था,
जो गेटेड में आती थी, और उसमें हमारा एक्सपीरियंस ये रहा कि पहली इन्वेंट्री में हम पॉजिटिव में आए और बड़ा अच्छा। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है, कम अज़ कम थर्ड इन्वेंट्री में जाके आप अपना पॉजिटिव में आना शुरू होते हैं। पहली 2 इन्वेंट्री में पॉसिबल ही नहीं है कि आप, वो सिर्फ रैंकिंग में आपकी जा रही होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता प्राइस इंक्रीज़ करके थर्ड इन्वेंट्री तक जाके आप पॉजिटिव में आते हैं। लेकिन वो एक ऐसी इन्वेंट्री थी जो पहली बार ही हमें जो है शुरू में प्रॉफिट में ले गई थी, क्योंकि उसमें लोग इतने ज़्यादा नहीं थे। तो ये भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप जो है उसको फ़ौरन पहली लॉन्च ही गेटेड पे चले जाएं। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ आपने क्लियर करनी है, क्योंकि हमारी ऑडियंस बड़ी सिंपल सी है, इनको नहीं पता गेटेड और अनगेटेड एक्चुअल में क्या है, मतलब इसकी एक सिंपल डेफिनेशन मैं क्या है कि आपको गेटेड प्रोडक्ट में मेजर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आपकी कॉस्मेटिक आ जाती है, आपकी ऐसी चीज़ जैसे बैटरीज हैं, ऐसी जो फ्लेमेबल फायर कैच इजी मतलब पकड़ती सिंपल है। अगर हम कहें कि जिससे आपकी हेल्थ को कोई, Health को, आपकी हाँ, मनी को बिल्कुल। या आपकी स्किन केयर किसी भी लेकिन चीज़ को वो, नुकसान पहुंचा तो वो गेटेड पाकिस्तान नहीं है, अमेजोन उस पर बहुत स्ट्रिक्ट है, वो आपसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस मांगेगा। उसके लिए हमने एक प्रोडक्ट की थी पिकल बॉल, उसका वो था आपका ये पेडल ब्रैकेट जो है, वहाँ पे हमने उधर उनको कहा जी ये हमने ओपनली बेचना है, मतलब क्लब वाले भी लें, तो उसके लिए हमें मेरे ख्याल $3000 की हमें उसकी सर्टिफिकेशन वहाँ से पास करवानी पड़ी थी। अब अगर तो इतना क्लाइंट है कि वो इतना अफोर्ड कर सके, फिर आप गेटेड में जाएँ, तो गेटेड में ये चीज़ें आ जाती हैं जो कि अफेक्टेड कोई गेटेड यानी वो है जिसपे सर्टिफिकेशन चाहिए। Exactly. जैसे Invoices मुझे याद आता है कि certification हम जब उसका ना वो स्टार्ट करे थे, मल्टी फोम को स्टार्ट करे थे, तो उसके लिए भी कोई 6-7 सर्टिफिकेशंस थी जो फोम के लिए हमें करवानी थी, जो कि हमने खैर करवाई भी थी मल्टी फोम, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है, तो उसने फिर वो सबमिट करवाई थी, तो इसलिए मुझे याद आ गया। फ्रॉडियो सुन लो, इतना कुछ करना पड़ता है, ऐसे नहीं अमेज़न में बंदा चला जाता जो पूरी मार्केट खराब करके बैठे हुए, वो जरा एक मिनट के लिए सोचो कितनी तो चीज़ें, अभी आगे चल रहा है, एपिसोड खत्म नहीं हुआ। निशान भाई की तरफ। अच्छा, जिशान भाई की तरफ आने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अमेजोन पे ना पहले 2-3 मॉडल्स चाह रहे थे, जिसमें ड्रॉप शिपिंग भी था, होलसेल भी था, पीएल तो ऑब्वियसली चाह रहे हैं, उन्होंने भी बड़ी लंबी डिबेट भी की है बाबर भाई ने। ड्रॉप शिपिंग आज से 4-5 साल पहले खत्म हो गया था हैदर भाई, क्योंकि उस पर जब तक लोगों को पता नहीं था, तो वही आ वाली बात के मियाँ चंदू का एक बड़ा मखसूस तबका था जो कि ड्रॉप शिपिंग कर रहा था। ड्रॉप शिपिंग में सबसे बड़ा फायदा पता क्या था कि आप वहीं पे प्रोडक्ट लेते थे और वहीं के लोकल सप्लायर से आपने प्रोडक्ट ली और उसको वहीं पे आपने बेच दिया। उसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं थी, आपके पास रेप्लिकाज आ जाते थे ब्रांड्स के, इस तरह की चीज़ें आती थी, उसमें प्रॉफिट मार्जिन बड़ा ज़बरदस्त था, जिसकी वजह से लोग रातों रात अमीर हो गए। फिर जब उन्होंने इस ड्रॉप शिपिंग वाले प्रोसेस को खत्म किया, तो वो फिर आगे होलसेल पे, कि अगर आपके पास उस ब्रांड की अप्रूवल है तो आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। अब आइदर वो ब्रांड आपका यूके में या यूएसए में या कहीं पे भी है, उसने आपको सर्टिफिकेशन दी है या उसने आपको अपने लेटर हेड पे दिया जी कि ठीक है ये मेरा अप्रूव्ड वेंडर है, इसने मेरे से प्रोडक्ट्स लिए हैं, तो आप वहां से प्रोडक्ट लेके भी उनको सेल आउट कर सकते हैं, जिसको हम लोग सिंपल FBA कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, और होलसेल मॉडल हम इसको कहते हैं। जो बाबर भाई अभी बात कर रहे हैं, जो इन्होंने सारा प्रोसेस बताया, ये सारा प्रोसेस मेनली आपका जाता है प्राइवेट लेवल में, जिसमें आपको PPC और इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जब आप होलसेल मॉडल पर जाते हैं तो आपको PPC की इतनी कोई खास ज़रूरत पेश नहीं आती। उसमें आप पहले ही विनिंग प्रोडक्ट्स, जिस पे कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं होता, लोग बहुत ज़्यादा उसको ले रहे हैं, उस पर खुद कभी अमेजोन आता है, प्रोडक्ट सेल करता है, निकल जाता है, डिफरेंट सेलर्स बैठे हुए हैं, तो जब आप उन प्रोडक्ट्स को लगाते हैं तो आप PPC वाली गेम से बाहर निकल जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे साथ जिशान मजहर साहब मौजूद हैं, ये भी अमेजोन PL के एक्सपर्ट हैं। जिशान भाई की तरफ चलते हैं। जिशान भाई, PL प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दी, सब कुछ कर दिया, यहाँ पे एक चीज़ आती है ब्रांड अप्रूवल, कि आपने अपने ब्रांड की अप्रूवल लेनी है, और जहाँ तक मैंने उसकी थोड़ी सी रिसर्च की है, R&D की है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं। कोई नया बच्चा या कोई नया बिजनेस अगर आता है तो वो उन चीज़ों को उस तरह से फुलफिल नहीं कर पाता। फिर हमने देखा कि मार्केट में बहुत सारी इस तरह की एजेंसीज, इस तरह के लोग मौजूद हैं, एक स्पेशल वो एक क्राइटेरिया, एक स्पेशल तबका कम्युनिटी है जो कि आपको ब्रांड्स अप्रूवल लेके दे रही है। किस बेस पे ब्रांड अप्रूवल मिलती है और वो स्पेशल उन्हीं बंदों को क्यों मिलती है, एक आम बंदा क्यों नहीं ले सकता? जी अस्सलाम वालेकुम। वलीद भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि ब्रांड अप्रूवल जो हमें चाहिए होते हैं ना, वो अमेज़ॉन होलसेल के अंदर चाहिए होता है। अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल का जब हम काम कर रहे हैं, हमें किसी किस्म की ब्रांड अप्रूवल नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप गेटेड कैटेगरी सेल कर रहे हैं तो उसमें आप अगर खुद मैन्युफैक्चरर हैं या अगर आपने चाइना से किसी से मैन्युफैक्चरिंग करवाई है तो आप उसकी इनवॉइस सबमिट करके तो प्रोडक्ट को अनगेट कर लेते हैं। सम टाइम अमेज़ॉन आपको ये कहता है कि आप प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप इसकी अप्रूवल लें। इसका क्या मतलब? अब जहाँ पे ब्रांड अप्रूवल की बात आती है, लोगों के माइंड में एक ही सवाल आता है कि होलसेल है। प्राइवेट लेवल के ऊपर भी सम टाइम अमेज़ॉन आपको कहता है कि आप ब्रांड अप्रूवल ले लें। कैसे? अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो एक टर्म है, उसको बोलते हैं कैटलॉगिंग। आप कैटलॉगिंग करें अमेज़ॉन के साथ और जिस मर्जी नाम से अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दें, ब्रांड रजिस्ट्री लेटर ऑन करा ले जाके। दिस इज कॉल्ड प्राइवेट लेबल अमेज़ॉन ब्रांड अप्रूवल। ठीक है, अब हम बात करते हैं होलसेल के ऊपर। पहली बात, जो डिफरेंट मॉडल्स जैसे आपने बताए हैं, प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है। मुझे 10 साल हो गए हैं काम करते हुए, मैंने सारे मॉडल्स ट्राई किए हैं।
लेकिन स्टार्ट भी प्राइवेट लेबल से किया था और आज भी प्राइवेट लेबल ही कर रहा हूँ। अमेज़ॉन के ऊपर प्राइवेट लेबल ही एक वाहिद स्केलेबल और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। बाकी जितने भी मॉडल्स करेंगे वो पंजाबी में कहते हैं ना दिहाड़ी वाले काम है, लग गई दिहाड़ी तो लग गई, ना लगी तो अकाउंट उड़ गया। ठीक है, तो उससे बचें और लोगों का पैसा जो है सेफ रखें। देखें वीएस क्या करते हैं, वीएस ये करते हैं कि अपने पैसे से तो नहीं प्ले कर रहे होते, आपके मेरे पैसे से प्ले कर रहे हैं या किसी और के पैसे से प्ले कर रहे हैं। तो उन्हें वो कहते हैं ना, जब पैसा अगर खुदा ना खास्ता डूब जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उनके दिल में दर्द नहीं होगा, जिसका पैसा है उसको होगा। ठीक है, या तो वीए से कहें अच्छा ये काम करना है, 20% आप भी इन्वेस्ट कर दो मेरे साथ, 80% मैं करता हूं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता लॉस हो तो उसको भी पता हो कि मेरा भी 20% जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात, कोई भी काम करना है, कोई भी काम अमेज़ॉन पे करना है या इट्सी पे करना है, ईबे पे करना है, हम हमेशा ये रेकमेंड करते हैं कि पहले आप खुद उस काम को समझ लें, सीख लें, ट्रेनिंग कर लें। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ट्रेनिंग कर सकें, तो जिन्होंने उनसे मैनेज करवाना है वो अपने एम्प्लॉयज़ भेज दें ट्रेनिंग कराने के लिए, हमारे पास आते हैं। मतलब मेरे पास ऐसे एम्प्लॉयज़ आते हैं कि जी हमें हमारे सीईओ ने भेजा है कि आप एनेबलर्स जाएं और प्राइवेट लेवल की ट्रेनिंग करके आएँ, ताकि हमने जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन पे लॉन्च करना। अब उसका फ़ायदा क्या होता है, हम वहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, हमारी सुपरविजन में वो लोग लॉन्चेस कर रहे होते हैं, अपनी इंडस्ट्री के लॉन्चेस हमारी सुपरविजन में कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं कहते कि हम लॉन्च करेंगे तो 100% सक्सेस होगा, लेकिन हम लॉन्च करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह 80% सक्सेस के चांसेस ज़रूर हैं, फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग वहाँ पे आएंगे हमारी सुपरविजन में बैठ के हमारे साथ लॉन्चेस करेंगे, उनकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। बात हो गई होलसेल की। होलसेल में क्या है कि जी मैं अगर आज के दौर को देखते हुए अमेज़ॉन की बात करूं, तो अगर आप मिसाल के तौर पे $15,000 जैसे बाबर भाई ने कहा, प्रोडक्ट का जो बजट है ना, इट वेरीज फ्रॉम मार्केट टू मार्केट। अमेज़ॉन छोटी मार्केट में आ जाएंगे तो कम पैसों में हो जाएगा, बड़ी मार्केट में जाएंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। होलसेल के लिए दो ही मार्केट्स अच्छी हैं काम करने के लिए, पहली है यूएस, दूसरी है यूके। यूके में जाएंगे तो आजकल बचेगा कुछ नहीं, क्योंकि 2021 के बाद से वैट लग चुका है 20%। अब आपने वैट पे करना है हर प्रोडक्ट के ऊपर। तो होलसेल के अंदर मार्जिन्स पहले कम होते हैं, तो जब आपने 20% वैट पे करना है और उसके बाद एक्सपेंसेस देने हैं एफबीए के, रेफरल फीसिस देनी है आपने, कोई लॉजिस्टिक्स का कोई और आपको एक्सपेंस पड़ा है तो वो देना है, तो करके पीपीसी ऑब्वियसली नहीं चला रहे, लेकिन बचेगा बड़ा थोड़ा कुछ, शायद 2% 3% आपको बच जाए। बड़ी मार्केट है यूएस अगर होलसेल करना है तो, और इस वक्त होलसेल करने के लिए आपको शायद किसी अच्छे ब्रांड के साथ काम करने के लिए पीएल से भी ज़्यादा पैसे चाहिए। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल समझाता हूँ, जो ऑडियंस है उसको समझाने के पर्सपेक्टिव से। हम होलसेल कर रहे हैं सारे लोग अमेज़ॉन की एक लिस्टिंग के ऊपर, मिसाल के तौर पे वी आर गोइंग विद पैम्पर्स। अब आपने पैम्पर्स के पास गए और आपने कहा मुझे पैम्पर्स बेचना है, उसने कहा जी ठीक है आप बेच लें। उसने कहा आपको कि कितने का स्टॉक लेंगे, आपने कहा जी $10,000 का। उसने आपको डिस्काउंट दे दिया 7%। आपने लाइव किया और आपने बाय बॉक्स लेके सेल करनी शुरू कर दी। हैदर भाई गए पैम्पर्स के पास, उन्होंने कहा जी पैम्पर्स बेचना। उन्होंने कहा कितने का स्टॉक लेंगे, हैदर भाई ने कहा $25,000 का। उन्होंने हैदर भाई को डिस्काउंट दे दिया 10%। बाबर भाई गए होलसेल पैम्पर्स वाले के पास, मुझे कहा जी मुझे होलसेल करना है। मैंने कहा कितने का स्टॉक लेंगे, $50,000 का। $50,000 का स्टॉक लिया, बाबर भाई को उन्होंने डिस्काउंट दे दिया 18%। मैं गया पैम्पर्स के पास, मैंने कहा जी होलसेल करना है। उन्होंने कहा जी कितने का स्टॉक लेंगे, मैंने कहा जी $500,000 का। मुझे डिस्काउंट दिया 35%। अब आप मुझे ये बताएं, जब मेरे पास 35% डिस्काउंट है, आपके पास 7% है, उनके पास 10% है, उनके पास 18% है, आप सब लोग जब तक मैं हूं मेरी रेस से ही बाहर है। मैं स्टार्ट ही 20% ऑफ से करूंगा। आप मुझे बीट करने की पोजीशन रखते हैं? नहीं करते। तो जब तक मैं बैठा हूं मैं ही सेल करूंगा। जब मैं जाऊंगा तब बारी आएगी बाबर भाई की। हाँ, आप लोगों ने नुकसान करके प्राइसेस में अपना बाय बॉक्स लेना है, मेरे से सेल लेनी है तो ले लें, तो भी अमेज़ॉन आपको नहीं देगा। तो होलसेल के अंदर ये बड़ा मेजर पॉइंट है। अगर होलसेल करना, मैं कतन ये नहीं कहता कि होलसेल एक अच्छा मॉडल नहीं है, बड़ा अच्छा मॉडल है। किसी अच्छे ब्रांड के साथ करें, एक्सक्लूसिव राइट्स लें उसके, और बड़ी क्वांटिटी को सोर्स करें, देन बहुत अच्छा मॉडल है। अगर नहीं कर सकते देन फिर पीएल कर लें, एक प्रोडक्ट के साथ कर लें या मल्टीपल के साथ कर लें, इट डिपेंड्स ऑन योर बजट।
निशान भाई आपने एक ना बड़ी अच्छी बात की कि यार जिसका पैसा जा रहा है ना उसको तकलीफ है, जो वीए बैठा हुआ है ना उसने तो अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया। इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि हम ना सियालकोट में ही एक वेंडर था जो ग्लव्स बनाते हैं, उसके बाइकर्स ग्लव्स जो होते हैं। मैं देख रहा हूँ कि यार उसके नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, हर महीने सेल बहुत अच्छी हो रही है। मतलब लेट सपोज $2,000 लगा रहे हैं और $50,000 की सेल आ रही है, ठीक है, कंसिस्टेंटली अच्छा जा रहा है। एक महीने 3,000 की है सेल, 60,000 हो गई। एक महीने 4,000 की है सेल, $1,00,000 चलेगी। लेकिन एकदम उसके बाद तीसरे महीने के बाद बजट बढ़ाने से सेल डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, होती गई। इवन एक वक्त ऐसा आ गया कि $10,000 लगा के सिर्फ $12,000 की सेल आई। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये थी कि वो आंखें बंद करके सिर्फ पीपीसी पे बिड लगाई जा रहा है और पीछे इन्वेंट्री नहीं है। इन्वेंट्री रीफिल होने में भी कम से कम 3 महीने, 1 महीने, 2 महीने, एग्जैक्टली 60 days कम से कम। तो ये भी जरा थोड़ा सा बताएं कि यार कितना इंपॉर्टेंट है कि ये भी देखो कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट बिक रहा है उस प्रोडक्ट की कितनी जल्दी आपको इन्वेंट्री भी डालनी है। कि इन्वेंट्री नहीं डालेंगे तो फिर तो पीपीसी का भी कोई कमाल नहीं अच्छा हैदर भाई, एक चीज़ मैं ऑडियंस को थोड़ा सा बताऊं। लोग समझते हैं पीपीसी से प्रोडक्ट रैंक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। पीपीसी क्या है? पे पर क्लिक। Amazon का एक एडवर्टाइजमेंट कंसोल है, जैसे आप लोग एक्सपर्ट्स हैं Shopify के, जैसे आप लोग फेसबुक एड्स चलाते हैं, मेटा एड्स चलाते हैं, इसी तरह अगर आपने Amazon पे एड्स चलाने हैं तो यू नीड अ पीपीसी कंसोल। आप वहाँ पे जाके एड्स चलाते हैं। अब अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं अच्छी, आपकी प्राइस नहीं अच्छी, आपके रिव्यूज़ नहीं अच्छे, तो पीपीसी वहाँ कुछ नहीं करेगी। $1 छोड़ के $1 मिलियन की लगा ले, ठीक है। पीपीसी का क्या काम है? पीपीसी का काम है कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज तक लेके आना। लेकिन लैंडिंग पेज पे आके देखा उसने 2.5 रिव्यूज़ हैं, जो रेटिंग्स है आपकी 2.5 है, आपके पास रिव्यूज़ 47 है, 2.5 रेटिंग है, आपकी प्राइस मार्केट से ज़्यादा है, कस्टमर वापस चला जाएगा, लेकिन आपको पेपर क्लिक चार्ज हो जाएगा, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात कि इन्वेंट्री की जहां तक हम बात कर रहे हैं, तो इन्वेंट्रीज को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेंट्रीज मैनेज नहीं कर सकते, यू विल बी द फेलियर, मतलब आप सर्वाइव ही नहीं करेंगे। मेरे अभी एक स्टूडेंट ने, उसके साथ ये मसला पड़ा हुआ है, 1 साल से हम लड़ रहे हैं उसके साथ कि आप जैसे ही इन स्टॉक होते हो 10 दिन में बेस्ट सेलर बन जाते हो, तो स्टॉक क्यों नहीं मैनेज कर पाते? कहता है मेरे पास पैसे नहीं है इतने, ठीक है। 5,000 यूनिट मंगवाते हैं, 10,000 पाउंड का आता है, 1 महीने या 40 दिन में बिक जाता है, फिर वेट करता है अमेजोन से पैसे आएंगे, अगली इन्वेंट्री ऑर्डर करूंगा, पहुंचेगी, फिर चलेगा। पैसे होना जरूरी है अगर आपकी प्रोडक्ट हिट होती है। अब अगर आपके पास पैसे हैं और प्रोडक्ट भी अच्छी चल रही है, फिर मैं आपको उसका सर्कल बताता हूं कि सर्कल कैसे बनाना है। सर्कल ऐसे है कि एक एक्टिव इन्वेंट्री है जो अमेजोन FBA में पड़ी है, जो कि सेल हो रही है, लाइक 5,000 यूनिट्स। दूसरी इन्वेंट्री यूके या यूएस पोर्ट पे क्लियरेंस में है। तीसरी इन्वेंट्री रास्ते में शिप पे आ रही है। चौथी इन्वेंट्री चाइना में या पाकिस्तान में, जहां से भी सोर्सिंग हो रही है, वहां पे प्रोडक्शन रेडी हो रही है। बहुत जबरदस्त सर। मैं ये कहूंगा है आपका एक दफा फिर रिपीट करके जरा ये है आपका इन्वेंट्री का फ्लो चेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही मैं कहूंगा कि एक चाबी है ताले की। हाँ। एक दफा फिर रिपीट। देखिए जी, मैं रिपीट करता हूं इस पॉइंट को कि पहली इन्वेंट्री आपकी जो भी एक्टिव है वो 5,000 यूनिट अमेजोन FBA में पड़ा, जो कि सेल हो रहा है, डेली 100 ऑर्डर आ रहा है, 150 ऑर्डर आ रहा है। अगली इन्वेंट्री आपकी यूके या यूएस पोर्ट पे क्लियरेंस में है, ताकि आप वहां पे आउट ऑफ स्टॉक ना हो। तीसरी इन्वेंट्री आपकी रास्ते में है, शिप में है, जो कि आ रही है। चौथी इन्वेंट्री फैक्ट्री में जहां से भी सोर्स हो रही है वहां पे रेडी हो रही है, ताकि ये आपका फ्लो चेन बनता है पूरा। फिर आप स्टॉक्स को मैनेज कर पाएंगे। तो ये एट अ टाइम हो रहा है, ये एट आपने टाइम हो प्लान रहा किया है, हुआ ये है। प्लान किया हुआ है आप। अच्छा, ये कम पैसों से भी प्लान हो जाता है, ऐसा नहीं है कि $1,00,000 होगा तो ही प्लान होगा। ये आपने अपनी पहली जब टेस्टिंग कर ली 300 यूनिट्स के साथ या 500 यूनिट्स के साथ, उसी वक्त आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे कि ये मेरी प्रोडक्ट क्या परफॉर्म कर रही है। अभी आप लोग बाबर भाई से जब डिस्कशन कर रहे थे प्राइस से रिगार्डिंग, तो उसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। 35% बाबर भाई ने बताया मिनिमम थ्रेशोल्ड है, इससे कम तो सोचा ही नहीं जा सकता प्रोडक्ट का। लेकिन उसका एक फॉर्मूला हम लोगों ने एनेबलर्स के अंदर बनाया हुआ है, वो ये है टारगेटिंग प्राइस। बाबर भाई, टारगेटिंग प्राइस हम लोगों ने बनाई। टारगेटिंग प्राइस क्या है जी? टारगेटिंग प्राइस ये है, अगर आपकी प्रोडक्ट की लैंडिंग कॉस्ट का मतलब होता है अमेजॉन के वेयर हाउस तक पहुंचने की कॉस्ट, उसको बोलते हैं लैंडिंग कॉस्ट। अगर लैंडिंग कॉस्ट $10 है तो सेलिंग प्राइस शुड बी $50। जबरदस्त। मींस अगर $100 का प्रोडक्ट अमेजॉन पे बिक रहा है, योर लैंडिंग कॉस्ट शुड बी $20, या सेलिंग प्राइस को डिवाइड कर दें 5 पे, तो आपकी लैंडिंग कॉस्ट निकल आएगी। अगर लैंडिंग कॉस्ट है तो मल्टीप्लाई पे 5 कर दें, वो आपकी सेलिंग प्राइस निकल आएगी। तो
इससे कम अभी शायद हम 5 से 6 पे जा रहे हैं। कंपटीशन बढ़ रहे हैं, एफबीए की फीसेस बढ़ रही हैं, दुनिया में टैरिफ लगने की वजह से स्पेशली यूएस में लॉजिस्टिक प्राइसेस कंट्रोल में नहीं आ रही, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ानी पड़ रही। तो फिर 5 को 6 पे लेके जा रहे हैं। फिर एड स्पेंड है। अभी आपने एक बात की कि कुछ टाइम के लिए डील लगानी पड़ती है ना, वो रैंकिंग फैक्टर को देखते हुए लगानी पड़ती है, और सीजन भी होते हैं। सीजन भी होता है। तो रैंकिंग फैक्टर को देखते हुए डील लगाई तो ऑब्वियसली प्राइस कम करेंगे, सेल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सेल वेलोसिटी बढ़ेगी तो उस तरह का मार्जिन नहीं निकलेगा। जब मार्जिन नहीं निकलेगा तो फिर पीछे से अगर सोर्सिंग होगी अच्छी तो ही सर्वाइव कर पाएगा। अच्छा, मैं क्या लेंडिंग कॉस्ट का नाम दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ डेट प्रोडक्ट कर सकता हूँ उनकी आसानी के लिए? जी, एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस लॉजिस्टिक चार्जेस इज इक्वल टू लेंडिंग कॉस्ट। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ये देखें ना कि बात ये है कि जब मुझे पता है, यानी कि आपने एक एग्जांपल दी कि यार उसके पास है ही नहीं, वो आएंगे क्लियर तो वो दोबारा इन्वेंट्री। हाँ, वो ऐसे ही है, उसका तो वो ऐसे ही है। बेवकूफ़ का बच्चा ऐसा तो नहीं करेगा ना कि जब प्रोडक्ट नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है, तब भी वो पीपीसी पे लगा रहा हो। अब ये जो पुअर वीएज हैं, जो नहीं ट्रेंड हैं, जिन्होंने नहीं ये सारी चीज़ें समझी हुई हैं, वो आंखें बंद करके लगा रहा है, सेठ परेशान हो रहा है। सेठ फिर दूसरी एजेंसी हायर कर रहा है कि यार मैं पहले 2000 लगा के लाख की सेल करता था, अब मैं 10,000 लगा के 12,000 की सेल कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? वो ये नहीं देख रहा कि भाई पीछे स्टॉक आउट हुआ है, जो आपने उसको फिर जो आपके टॉप सेलर हैं, अगेन 80-20 रूल अमेजोन पे भी अप्लाई होता होगा। तो वो इन्वेंट्री जो आपकी बिक रही है उसकी आपने शिपमेंट, और कितना ज़बरदस्त फ्लो आपने बताया कि यार आपकी एक इन्वेंट्री बिक रही है, एक आपकी पोर्ट पे है, एक आपकी वहाँ मैन्युफैक्चर में। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर ये कहूँगा यार इनसे सीखें, इन लोगों के सिखाए हुए लोगों से सीखें यार। अदरवाइज़ आप किसी को भी आंखें बंद करके पैसे बचाने के लिए सस्ते वीएज जो है ले आते हैं ना, तो फिर आपका इन दी एंड लॉस ऐसे हो रहा होता है। फिर इनका कसूर या किसी प्लेटफॉर्म का कसूर नहीं, आप लोगों का अपना कसूर है। अच्छा खैर सर, फिर मैं आता हूँ। ठीक है सर, मुझे प्रोडक्ट भी हो गया, पीएल भी मुझे समझ आ गया, मैंने इन्वेंट्री भी समहाउ मैनेज कर ली। अब एक चीज़ और अमेजोन के ऊपर बड़ी दिखी जा रही है, और जिस तरह आपने भी इसको वेरीफाई कर लिया कि वाइट लेबल से प्राइवेट लेबल की तरफ जा रहे हैं। अब अमेजोन कह रहा है कि भाई एक फुलफिल बाय अमेजोन है ना, तो वो सोल्ड बाय अमेजोन का भी एक आना स्टार्ट हो गया कि भाई कि ये एक ब्रांड है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अब अमेजोन कहता है कि भाई ये आप मेरे नाम से इसको बेचें, जहाँ पे मैंने एक वहाँ पे लेबल भी लगा हुआ देखा है कि वो ब्रांड को ही ऑन करके अमेजोन इसको बेच रहा है, उसकी तरफ आ रहा है। ये जो दादागिरी बढ़ रही है इसकी, तो इसके बारे में बताएं। कॉस्ट तो बढ़ ही रही है, आपने बताया 5 से 6 पे आ गए, तो इसको कैसे आप टैकल करें? हैदर भाई, अमेजोन कभी भी उस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करता जहाँ पे सेल वेलोसिटी नहीं होती। अमेजोन हमेशा उस प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट लेके आएगा जहाँ पे सेल वेलोसिटी बहुत बड़ी है, जैसे कि पैम्पर्स की मैं आपको एग्जांपल तो यही तो सबसे बड़ा मसला हो गया ना कि मैंने इतनी मेहनत की, अमेजोन में नाम बनाया, मैं अब सबको कर रहा हूँ, अब वो दादागिरी करके कह रहा है भाई अब आगे बेचना है तो फिर आप मेरे साथ हाथ मिलाओ, मैं इसको अमेजोन का करके बेचूंगा। वहां पे फिर बंदा क्या कर सकता उसका सिस्टम यूज कर रहे हैं आप उससे लड़ नहीं सकते उस तरीके से। अगर वो आपको कह रहा है, देखिए वो ऐसे ही आके नहीं बैठ जाता कि जी मैं आपके प्रोडक्ट पे कब्जा करके बैठ गया हूं। वो आपको भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा कि आप एक बेस्ट सेलर मुझे नजर आ रहे हैं, तो क्या मैं आपके प्रोडक्ट सेल करूं? तो थोड़े टाइम के लिए उसको आने दें। सही, यानी कि ये जब beneficial वो है। आएगा तो पीपीसी आप चला रहे होंगे, जब वो आएगा इतनी बड़ी सेल वेलोसिटी आपकी जनरेट कर देगा, आपको टॉप सेलर बना देगा, बेस्ट सेलर बना देगा। उसके बाद स्टॉक्स कहाँ से, अपने पास से तो नहीं लेके आना ना, आपसे ही लेना है। आप उसको कहेंगे जी अभी मेरे पास स्टॉक नहीं है, को 2 महीने बाद मैं इन स्टॉक दोबारा होऊंगा तो फिर आपसे मैं कांटेक्ट कर लूंगा। मीनवाइल 2 महीने आपको बेस्ट सेलर बना के वो उस वहाँ से एग्जिट होके फिर किसी और के पास चला जाएगा। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स पे नहीं करता वो। अमेजोन खुद भी अब सेलर है, ठीक है। अमेजोन मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो बेचता है। हम ऐसी प्रोडक्ट के अंदर क्यों जा रहे हैं जहाँ पे अमेजोन डोमिनेंट होकर बैठा हुआ है? हमें अवॉइड करना चाहिए उस प्रोडक्ट से। नहीं, असल में ना ये कुछ ऐसा है जैसा इम्तियाज़ पे आप देखते हैं ना, तो अब आटा वहाँ पे उसने पहले सनरिच का रखा हुआ था, अब वो इम्तियाज़ का पूनम का आटा रख दिया उसने। तो अमेजोन थोड़ा थोड़ा ना अब इस तरफ भी आ रहा है कि कुछ ब्रांड्स जो है ना वो परेशान है कि यार हमारी आइडेंटिटी ना खत्म हो जाए। लेकिन आपकी बात से मुझे वाकई इसके में थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी नजर आ रही है। वही इन दी एंड तो आपको सेल चाहिए ना, और अगर उसका ठप्पा साथ लग जाता है तो वो रेकमेंड भी करना स्टार्ट हो गया, आपकी बीपीसी कॉस्ट भी कम होगी। अच्छा हैदर भाई, आपको एक बात बताऊं, अमेजोन 99.9% पाकिस्तान के अंदर, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जिनको इस चीज़ का पता है, हम लोग जो काम कर रहे होते हैं वो हम कर रहे होते हैं अमेजोन सेलर सेंट्रल पे। जो अमेजोन, जब आप बहुत बड़े ब्रांड होते हैं ना तो फिर आपके पास सेलर सेंट्रल्स नहीं होते, आपके पास वेंडर सेंट्रल्स होते हैं। वो एक सेपरेट चीज़ है। उसमें अमेजोन कहता है आपने पीपीसी चलानी है और स्टॉक मुझे देना है, आई विल बी योर सेलर या रिप्रेजेंटेटिव। उसमें आपने सिर्फ अमेजोन को कंटेनर्स भेजने हैं, डेली बेचना है अमेजोन ने। जबरदस्त जबरदस्त, यानी कि इससे जो कॉम्बो बनेगा हाँ। वो ऐसा होगा कि बस अब आप
जी एक नेक्स्ट लेवल उसमें जी, पहुंच वो जब आप एक सेलर सेंट्रल में 5 लाख या 10 लाख 6 महीने तक $1 मिलियन की सेल आप कंसेक्यूटिव 6 मंथ्स तक या 1 साल तक रखते हैं, फिर आपको इनविटेशन भेजता है कि वुड यू लाइक टू बी द वेंडर सेंट्रल ऑप्शन लेना चाहते हैं, उसमें हमने सिर्फ उसके डील करनी है। वो कहता है ओके आपकी सेलिंग प्राइस है $100, $100 पे ही बेचेंगे, शायद मैं $110 पे बेच दूं, मुझे साथ डील करें, मुझे कितने में स्टॉक देंगे? आप कहेंगे $80, वो कहेगा नहीं $70, तो शायद 75 में आपकी डील बन जाएगी। ठीक है, तो आपने $75 ले लेने हैं, उससे उसके बाद अगला काम आपकी Amazon का सरदर्दी है। खत्म होगी। आपकी सरदर्दी खत्म, आपने कंटेनर अमेजोन को दे दिया, अब अमेजोन खुद ही बेच लेगा। जबरदस्त जबरदस्त। तो अच्छा वेंडर सेंट्रल पे ऑप्शंस अवेलेबल। अच्छा ये भी तो बताइएगा, उस पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अगर अमेजोन आ रहा है वो आएगा ही, उस पे जब एक बहुत बड़ी सेल होगी थोड़े टाइम के लिए आएगा, उसके बाद निकल जाएगा। अच्छा रिव्यूज़ की आपने बात की थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये भी देख रहा था कि एक ब्रांड है, उसने इन्वेंट्री भी सेट कर ली, सब कुछ सेट कर लिया, लेकिन बाय सम हाउ उसने ये नहीं देखा कि भाई पाकिस्तान में साइजेस डिफरेंट है, यूएसए के साइजेस, अब आप जिधर बेच रहे हैं वहाँ साइजेस डिफरेंट है, वहाँ का 41 शायद यहाँ के 40 हो या यहाँ के 44 हो, तो उस साइज़ गलत की वजह से अब वो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर रिव्यूज़ यही थे कि यार मैंने एक्सेल मंगवाया ये तो लार्ज है, यार मैंने लार्ज मंगाया ये तो स्मॉल आ गया। तो वो एक जो साइज़ की वेरिएशन है ये समझनी कितनी इंपॉर्टेंट है कि जहाँ आप बेच रहे हो वहाँ की मार्केट के हिसाब से आपने चीज़ें करनी। हैदर भाई देखें, सारी जो भी जब आप गारमेंट्स से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं ना, तो सारों का टेक्सटाइल चार्ट अवेलेबल होता है आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, तो फिर आपने जो मैन्युफैक्चरिंग करानी है ना वो उसी स्टैंडर्ड के ऊपर करवानी है। दूसरी बात ये कि अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान में लेदर गुड्स, गारमेंट्स, टेक्सटाइल जो है आपकी हाँ ये जो बेड शीट्स वगैरह हैं, उसके बाद टॉवल्स हैं, फिर उसके बाद आपकी कटलरी की आइटम्स हैं, फिर उसके बाद आपकी डेंटल की जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सियालकोट से। हाँ, तो ये सारे जो है ना वो अमेजोन पे बड़ी हाई कम्पिटिटिव निशेस हैं। इनके अंदर सिर्फ मैन्युफैक्चरर सर्वाइव कर सकता है, ट्रेडर नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स खुद आके बैठ चुके हैं। जब मैन्युफैक्चरर खुद आके बैठता है ना, फिर आप उससे बीट करने की पोजीशन नहीं रखते हैं, क्योंकि वो शायद थोड़े ऊपर नीचे पैसे करके मैनेज कर सकता है चीज़ को, आप में नहीं कर पाएंगे। तो इन ये जो कम्पिटिटिव निशेस हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। देखिए अगर आपके पास बहुत बड़े पैसे हैं ना, तो फिर आप कम्पिटिटिव निशेस में जाए, बड़े पैसे बड़ी सेल। फिर आप अगर आप बेडशीट मैन्युफैक्चरर हैं तो करें यूटोपिया से मुकाबला। बाबर भाई ने यूटोपिया से मुकाबला किया है और सारी सेल भी छीनी है, रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनका भी जो सेलर था वो मैन्युफैक्चरर था। ठीक है, लेकिन मैं भी उन पे इस प्रोजेक्ट में इनके साथ काम कर रहा था, तो हम देख रहे थे कि हमने मतलब यूटोपिया से सारा कुछ ले लिया, अल्टीमेटली उसकी डोमिनेंसी की वजह से हम थोड़ा सा जो है वो सेकंड नंबर पे रह गए, क्योंकि उसके बाद बड़ी प्रोडक्ट्स और मतलब बहुत बड़ी रेंज और पैसा उस तरीके का था। लेकिन लड़ाई बहुत बड़ी लड़ी हमने वहाँ पे भी, थोड़ी लड़ाई नहीं थी, लेकिन अल्टीमेटली वो जो बंदा है वो स्टेप बैक कर गया। अभी भी उसकी हमारे पास 3-4 हज़ार यूनिट हम सेल करते हैं और उसकी प्रोडक्ट कॉस्टिंग जो हमें पड़ रही है सियालकोट से वहाँ लैंडिंग कॉस्ट वो तकरीबन $1.5 सिर्फ है, और वो उसको हाँ जी यूएस से, वो मैन्युफैक्चरर है ना। अच्छा यहाँ पे आपने गारमेंट्स की बात की, हमने योगा पैंट भी की थी, और उसमें हमें प्रॉब्लम ये आया कि जो हमारा कंपैटिटर था मेन, वो बना रहा था $60 की, हमारे यहाँ पे उन्होंने मैन्युफैक्चर ने बड़ी चीप बनाई $14 की। हमें समझ आया अब ये क्या, हमने फिर कंपैटिटर का सैंपल पाकिस्तान मंगवाया किसी तरह। अब हमने जब सामने रखा तो वो बड़ा फ़र्क था, ये बहुत हाई क्वालिटी चीज़ बना रहे थे, तो वो बिल्कुल रफ़, लेकिन वो बेस्ट सेलर था क्योंकि $60 की थी, वो कितना को यूज़ कर लेंगे। अब उसमें फिर वही कि हमने सोचा कितना मटेरियल कम कर लें, लेकिन वो करते करते भी हम $9 से नीचे उसको नहीं ला सके। तो वो बात जान में कि ठीक है कि ये योगा पैंट्स की फिटनेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और वो प्राइस में बीट करना पड़ा, हालांकि वो खुद बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन वो नहीं कर पाए थे। तो ये इसमें वाकई इस तरह की चीज़ों में जाने से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। अच्छा जिशान भाई, ये सारी चीज़ें तो आपने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बता दी हैं। यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम एक और भी आती है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स या जो है मैन्युफैक्चर जितने भी सेलर्स हैं जिनके स्टोर्स हैं उनको फेस करनी पड़ती है, वो है लॉजिस्टिक का मसला, और दूसरा वहाँ पे जो आपके वेयर हाउसेज़ हैं। अब समटाइम ये भी देखा गया है कि अगर आपने किसी वेयर हाउस में अपनी इन्वेंट्री रखवाई है जहाँ से आपकी लेबलिंग और वो सारा कुछ हो के अमेजोन के वेयर हाउस तक जानी है, अगर तो एक अब मुझे नहीं पता वो मिथ है या वो रियलिटी है कि अगर उसको रेड फ्लैग कर दिया है तो वो माइट भी कि आपका भी सेलर सेंटर सस्पेंड हो सकता है उस केस में। तो इस पर ज़रा थोड़ा सा बताएं कि ये क्या सीन है, किस तरह से इसको जो है वो कैटर किया जा सकता है। अच्छा वलीद भाई, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पहली बात 3PL सिर्फ उस सूरत में रिकमेंडेड होता है जब आपके पास अमेज़ॉन आपको FBA के अंदर उतनी इन्वेंट्री की गुंजाइश नहीं दे रहा।
दूसरी बात 3PL को कैटर करने के लिए अब Amazon ने AWD सिस्टम लॉन्च कर दिया है, Amazon वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सिस्टम। अब आपको 3PL की जरूरत नहीं है, आप अपनी पूरा कंटेनर Amazon को दे दें, आपके FBA के ऊपर जितनी जितनी जरूरत है वो खुद से डिस्पैच करता रहेगा। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात कि Amazon ऑब्वियसली FBM को उतना प्रेफरेंस नहीं देता जितनी FBA को देता है। ऑब्वियसली कस्टमर भी जो है वो प्रेफरेंस FBA को ही दे रहे होते हैं। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो Amazon खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसका, फिर आपको जो वो एंड है ना वो नहीं देखना पड़ता। फीसेस थोड़ी सी शायद अब हाई हो रही हैं, कुछ हुई भी हैं, कुछ हो भी गई हैं, तो जिसकी वजह से शायद कुछ थोड़ा सा आपकी प्राइस के ऊपर जो है वो इफेक्ट आ जाए, लेकिन जो प्रेफरेंस है वो Amazon FBA का सिस्टम ही है। और अगर आपने साथ 3PL को ऐड करना है तो फिर आप AWD की जो लॉजिस्टिक सर्विसेज है उसको आप वो ले सकते हैं। 3PL अगर आप खुद उस मुल्क में रहते हैं देन इट्स फाइन, फिर आप अपने घर को ही 3PL बना लें और डेली के आपके जो ऑर्डर्स आ रहे हैं आप उसको डिस्पैच करते रहें। लेकिन वो उसके 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 अंदर ना एक जो मेजर प्रॉब्लम आता है वो रिटर्न मैनेज करने का आता है कि आपने रिटर्न कैसे मैनेज करनी है। दूसरा उसमें ना अगर कस्टमर को समटाइम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिले मिले तो वो ऑर्डर कैंसिल कर देगा आपका, या आपके साथ A to Z का क्लेम ओपन कर देगा, जी मैंने तो पैसे दे दिए हैं, मुझे तो प्रोडक्ट ही नहीं मिली। उसके अंदर फिर ट्रैक शिपमेंट्स हैं, अनट्रैक शिपमेंट्स हैं। तो FBA का जो सिस्टम है ना वो बेहतरीन है काम करने के लिए। FBM में थोड़े से मसले मसाइल जो हैं वो ज़्यादा है, उनको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा जिशान भाई, जिस तरह से आपने ये सारी चीज़ें बताई और मेरे ख्याल से आज इतना नॉलेज हमारी ऑडियंस को मिला है, इससे पहले तक शायद वो भी एक समझ लें कि गेटेड कैटेगरी में ही थे कि उनको आइडिया नहीं था इतनी सारी चीज़ों का। एक मेरा यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जिस तरह से आपने बताया कि Amazon पे आपने काम कर रहे हैं, एक इन्वेंट्री वहाँ पे पहुँच चुकी है, एक बॉर्डर पे है, एक पीछे लाइन हुई है, एक उससे पीछे चल रही है, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। अब आप एक मार्केट प्लेस पे जाके अपना ब्रांड बना रहे हैं और उस मार्केट प्लेस पे जिसकी अपनी कुछ रूल्स रेगुलेशंस रिक्वायरमेंट्स हैं, किसी भी टाइम चाहे आपको उड़ा सकता है, ठीक है, आप क्या करोगे, केस लड़ते रहोगे, ठीक है। इसकी बजाय आप अपना ब्रांड क्यों नहीं बना लेते? अगर आप फॉर एग्जांपल शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उसको मार्केट करते हैं, वो इसकी निस्बत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, ज़्यादा बेनिफिट नहीं है उसमें, कि बजाय इसके कि आप एक मार्केट प्लेस को यूज़ कर रहे हैं, उनकी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उस पर आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? उनकी सिर्फ ऑडियंस मिल रही है। तो जितने पैसे आप वहाँ पे लगा रहे हैं, आप अपना ब्रांड भी तो स्टेबल कर सकते हैं। तो इसमें आपका जरा थोड़ा सा जो है ना वो फीडबैक बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखें, शॉपिफाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैंने 10 साल 11 साल Amazon को दिए हैं, अब इस पोजीशन पे हूँ कि Amazon से बाहर कुछ समझ आता ही नहीं है, ना कुछ नज़र आता है। टिकटॉक है, eBay है, वॉलमार्ट है, इट्सी है, टिमो है, शीन है और बड़े प्लेटफॉर्म, सारी मार्केट प्लेसेस हैं। पहली बात तो ये है कि मार्केट प्लेसेस पे ना वलीद भाई इंटरेस्ट काम करने का थोड़ा सा ज़्यादा आता है, क्योंकि ऑडियंस अवेलेबल है, सेलर बहुत ज़्यादा है, बायर्स बहुत ज़्यादा। अगली बात, मार्केट प्लेसेस पे बायर का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केट प्लेस गारंटर है बायर और सेलर के दरमियान। शॉपिफाई आपने नया स्टोर बनाया, बिल्कुल आप नया ऐड चला रहे हैं, आपके पास ऑडियंस नहीं है उस तरीके की, आपसे कौन परचेस करेगा? ऐड ही चलाते रहेंगे, लोग देखेंगे, जब आपकी वेबसाइट पे आएंगे कोई रिव्यू नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू स्प्रेड नहीं हुई होगी चीज़ अभी, तो उस तरह के रिजल्ट नहीं आएंगे। सर देखिए, मैं यहाँ पे आपकी बात काटूंगा। अभी जिस तरह से आपने बताया कि पीपीसी आप कैंपेन चलाते हैं क्लिक लेने के लिए, कस्टमर को वहां तक लाने के लिए, बाकी सेल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आपकी प्रोडक्ट है, आपकी प्राइस है, आपके रिव्यूज है, ये सारी चीजें मैटर कर रही हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया तो कहीं ना कहीं Amazon पे भी तो इंप्लीमेंट होता है। तो Amazon फॉर पे- एग्जांपल आपने प्रोडक्ट भेजी, वो नहीं क्लिक की, नहीं चली, तो आपकी इन्वेंट्री कहाँ जाएगी? नहीं, देखिए, वो तो शॉपिफाई पे भी अगर ना चली तो कहाँ जाएगी? दोनों तरफ वो पॉसिबिलिटी दुनिया है की ना। किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना चली तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, वो फिर एक डेड स्टॉक है। तो सर ये भी तो देखे ना कि अगर आप उसका मैं Amazon आपको पे कर डेड रहे स्टॉक हैं, का सोल्यूशन बताता हूं, मैं आपको डेड स्टॉक का सोल्यूशन बताता हूं। आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, Amazon पे नहीं चला ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, आप उस शॉपिफाई को एज अ बैकअप प्लेटफॉर्म रखें। ठीक है, ठीक है, कि अगर Amazon पे क्लिक नहीं किया तो शॉपिफाई पे क्लिक कर जाएगा। अगर आप उस मुल्क में रहते हैं, आपके पास सारी आइडेंटिटीज हैं, टिकटॉक भी साथ बना लें, eBay अच्छा वलीद भाई, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा निशान भाई के साथ जो है मुत्तफिक करूँगा कि मैन्युफैक्चर मैंने क्यों कहा कि यार उनको जो नशा चढ़ गया ना Amazon पे, वो 2-2 लाख डॉलर की सेल देखने का, ये तो मैंने बहुत कम बताई है अभी, ठीक है, जिस लेवल पे वो लोग पहुंचे हुए हैं ना, वो शॉपिफाई पे पहले दिन उसको सेल नहीं आएगी। ये समंदर है भाई, ये मॉल है, ये डॉल्मेन मॉल है, ये एम्पोरियम मॉल है कि एंटर होते साथ ही आपको एट अ टाइम सबसे कम ट्रैफिक 18,000, 20,000, 25,000 लोग आपके जो है ना मॉल के अंदर फिर रहे हैं। वो 25,000 की ट्रैफिक आपको अपनी दुकान पे लाने के लिए जितना जोर लगेगा ना, तो वो अब एपिटाइट, वो कहते हैं 2% ठीक है, Amazon ज़्यादा बढ़ा रहा है, उसको कमीशन दे दो, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा कि पहले यार 10 ऑर्डर, आज 20 ऑर्डर। स्केल
हर चीज़ को स्केल करने में मेहनत लगती है। अब वो शायद दोबारा से वो D2C की मेहनत नहीं करना चाहते। करना हर बंदा चाहता है। अगर आप जिस भी मैन्युफैक्चरर से पूछेंगे ना, वो कहता है हाँ यार मैं बेचना चाहता हूँ शॉपिफाई पे, लेकिन मुझे अमेजॉन वाली सेल चाहिए। तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, कभी भी वो सेम हो ही नहीं सकती। ऐसे ही है सर। अच्छा, उसमें हैदर भाई जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप उस मुल्क में रहते हैं, क्योंकि बेसिकली बाकी मार्केट प्लेसेस की ना अमेजॉन के अकाउंट्स को क्रिएट करना पाकिस्तान से आसान है, लेकिन बाकी लोग आपको क्रिएट करने नहीं देते। तो अगर आप यूके में रहते हैं, आप यूएस में रहते हैं, आप कनाडा में रहते हैं, तो प्रोडक्ट एक सेलेक्ट करें और मल्टीपल मार्केट प्लेसेस पे और अपनी वेबसाइट पे उसको बेच के ग्रो करें। लाइक एक ही प्रोडक्ट है, आप उसको अमेजॉन पे भी बेचें, आप उसको टिकटॉक से भी बेचें, ईबे से भी बेचें, वॉलमार्ट से भी बेचें, टीमो पे भी बेचें, प्लस अपनी शॉपिफाई की जो वेबसाइट है उस पर भी थोड़ा थोड़ा बेचें। हम ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें सेम हमने यही सिनेरियो रखा हुआ है। सारे प्रोडक्ट्स सारे प्लेटफॉर्मों पे बेच रहे हैं और सबसे अल्हम्दुलिल्लाह सेल आ रही हैं। ठीक है, बाकी प्लेटफॉर्म्स अभी इतने ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं आए। अमेजॉन से ही पहले स्टार्ट किया था, वहीं से प्रॉफिट निकाला है और वहाँ से निकाल के एक एक जो प्लेटफॉर्म है उस पर, क्योंकि स्टॉक्स तो अवेलेबल थे, सिर्फ अकाउंट सेटअप करना था और इन्वेंट्रीज फिर थोड़ी सी ऑब्वियसली बड़ी हो जाएंगी कि जब आपने मल्टीपल मार्केट प्लेसेस पे बेचना है प्रोडक्ट को, फिर यू नीड सम बिग इन्वेंट्रीज। तो ये एक, और प्लस बैकअप भी रहेगा। अमेजॉन ने अकाउंट उड़ा दिया, कोई बात नहीं यार, ईबे पे भी बिक रहा है, टिकटॉक पे भी बिक रहा है, शॉपिफाई पे भी बिक रहा है। तो फिर आप इतनी वो जो हमारे जैसे सेलर्स की होते हैं, अकाउंट बंद हो गया अमेजॉन का, वहाँ पे 4000 यूनिट पड़ा है, क्या करेंगे? तो वो फिर आप कहते नहीं, कोई बात नहीं, कोई हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो हम मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा बाबर भाई, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है। मुझे बताएं, बस हम थोड़ा सा ज़रा वाइंड अप की तरफ चलते हैं, ये बताएं कि कौन से ऐसा प्रोडक्ट है जो आप देखते हैं। अच्छा, मैंने देखा रिसेंटली स्नीकर्स में हुक्का बहुत ज़्यादा उसने मार्केट बनाई यार, मतलब अमेजॉन पे तबाही उसने जो है ना, जब स्नीकर्स देखो तो वो हुक्का, और उनके डिज़ाइंस भी इस तरीके से हैं। ऑन क्लाउड के नाम से है कि पता नहीं इस तरह से एक और है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वो बना रहे हैं। तो कौन सी कैटेगरीज अभी आप इनको बताना चाहेंगे? अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो किस कैटेगरी में उसको जो है ना खेलना चाहिए? देखिए, हमने होम एंड किचन बहुत अच्छी सबसे टॉप सेलिंग कैटेगरी आपकी होम एंड किचन है, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। होम एंड किचन है, स्पोर्ट्स आ जाती है, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा रनिंग कैटेगरी। और अगर आप अमेजोन का प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर देखें तो ये भी सबसे हाई सेलिंग, सारी मार्केट प्लेसेस जो टॉप 4 हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा चलती है। स्पोर्ट्स आ जाती है, उसके अलावा बेबी प्रोडक्ट्स में भी आप जा सकते हैं। और ये कुछ 5-6 प्रोडक्ट्स हैं जिसको अमेजोन खुद कहता है कि ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है आपकी। यूएसए में, जर्मनी में, जापान में, यूके में ये टॉप 4 मार्केट्स हैं। तो इन कैटेगरीज में आप जाएं। होम एंड किचन बहुत वास्ट है, उसमें आप एक तो इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए और बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाती है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी अपनी जगह बनाती है। जैसे हम एक प्रोडक्ट कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ, शावर फिल्टर जो है, अब वो हमारी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, 4 साल से सेल, अभी तक उसकी लाइफ है वो डेड नहीं हुई, आज तक हम बेच रहे हैं उसको। और वो क्या है, वो आप किसी भी शावर फिल्टर में लगा दें तो आपका पानी जो है, जो पानी आता है पीछे पाइप से, वो 8 मिनरल से फिल्टर होकर आपके पास आएगा। अब हो रहा है इस चीज़ पे, आपको पता है ऑर्गेनिक चीज़, अच्छा जी पानी और ज़्यादा फिल्टर होकर आ रहा है, तो वो हमारी प्रोडक्ट बड़ी अच्छी जा रही है। तो ये इस तरह की टूल्स, बाथरूम एक्सेसरीज होगी, किचन एक्सेसरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग गैजेट्स, ये बहुत ज़्यादा चलते हैं और जल्दी जगह बनाते हैं। निशान भाई, आप बताएं, क्या आपको लगता है कि क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है, कौन सी प्रोडक्ट्स पे काम करना है? हैदर भाई, 2 किस्म के प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला वो है जो कस्टमर की नीड का है, जिसकी ज़रूरत है लोगों को, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। दूसरा प्रोडक्ट है लग्जरी का प्रोडक्ट, आईफोन है या उसकी एसेसरीज़ हैं, ये लग्जरी है। अब डिसाइड आपने करना है कि अगर मैं लग्जरी प्रोडक्ट बेचूंगा तो महंगा बेचूंगा लेकिन सेल कम मिलेगी, लेकिन अगर मैं रूटीन का, नीड का प्रोडक्ट बेचता हूं तो मेरी सेल ज़्यादा होगी, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। मैं अगर उसको देखूं तो मेरी प्रेफरेंस होगी नीड का प्रोडक्ट बेचना। मैं चाहता हूं कि मेरी सेल वेलोसिटी ज़्यादा रहे, प्रॉफिट बेशक मेरा कम रहे, लेकिन मेरी सेल्स जो है ना वो ज़्यादा रहे। जब आप लग्जरी के अंदर जाएंगे तो आपकी जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन रूटीन के प्रोडक्ट के अंदर जब आप नीड का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो फिर आपकी सेल वेलोसिटी बनती है, प्लस आपको एक प्रोडक्ट के साथ उसके साथ क्या बेचना है वो ऑप्शंस भी नज़र आते हैं। तो फिर आपके ग्रो करने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप लग्जरी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो काम करके। कैटेगरी सारी ही अच्छी हैं, डिपेंड करता है। मैं अपनी बात करूं तो मैं 10 साल से टूल्स बेच रहा हूं, ठीक है। मैंने और भी बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट बेचे हैं, लेकिन टूल्स में मुझे उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था 2000 टूल वाली कैटेगरी जब स्टार्ट की थी 16-17 के अंदर, तो मुझे उस वक्त वहाँ पे बड़े अच्छे मार्जिन जो हैं वो मिले थे। पाउंड की चीज़ मिलती थी, 15 में बिकती थी, ठीक है, PPC भी नहीं चलती थी। तो उस वक्त कैटेगरी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके अंदर भी अब
चाइनीज सेलर्स और अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा एंटर हो गए। मैंने भी अब वो कैटेगरी ऑलमोस्ट क्लोज कर दी है। अब मैं भी जो है कोई डिफरेंट कैटेगरी के अंदर जो है वो काम कर रहा हूँ। तो डिपेंड करता है कि आपने किस में जाके काम करना है। कैटेगरी सारी ही अच्छी हैं काम करने के लिए। प्रोडक्ट का आपको अच्छा मिल जाए काम करने के लिए, सोर्सिंग प्राइस आपको अच्छी मिल जाए। हम अक्सर ये बात करते हैं कि आपका अमेज़ॉन पे प्रॉफिट बनना शुरू होगा कम से कम साल बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 100%। उससे इतना एपिटाइट आप अपने रख के फिर जी कूदे उतने इसके अंदर। पैसे जेब में रखें कि आपको पता लगे 6 महीने में आप प्रोडक्ट रैंक करके बेस्ट सेलर हो गए, तो वही बात भाई, पैसे नहीं है, गाड़ी बेचूं या घर बेचूं। वीजा लगा के अमेरिका हाँ। जाना है या डंकी लगानी हाँ, है। कि मैं क्या करूं, अब तो पैसे नहीं है, तो फिर वो फिर सारी की हुई आपकी मेहनत, आपका पैसा वो डाउन द ड्रेन चला जाता है। तो आपने तरीके से उसको मैनेज करना है कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मैंने इतने पैसों से ही अपने सर्कल्स को जो है रन करना है। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप डिवाइडेड बाय 6 या मल्टीप्लाई 6 को फॉलो कर रहे हैं ना इस वक्त, तो क्वाइट पॉसिबल आप पहली इन्वेंट्री में ही प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर $5 की चीज ली है, 30 में बेची है, तो $12 से $15 का मार्जिन मिलेगा ही मिलेगा। $10 पीपीसी को दे दें, मैं बड़े पैसे ज्यादा पैसे दे रहा हूं, $10 दे दें एक यूनिट के लिए पीपीसी को, फिर भी 5 बचेंगे ना, तो डे फर्स्ट से ही पहली इन्वेंट्री से ही प्रॉफिटेबल है। तो असल काम पीपीसी पे काम करना नहीं, सोर्सिंग पे काम करें। एग्जैक्टली। और अगर आपकी प्रोडक्ट है ऐसी जो 6 का फार्मूला आपको दे रही है, देन कूदे, वरना पीछे रहे। वरना 5 तक आ जाए, इससे नीचे जाएंगे फिर लड़ाई है। फिर जितनी Red ocean लड़ने है। जितनी Red भी ocean। लड़ने नहीं, देखिए उसमें फिर 35-40% पे आप काम कर रहे हैं, तो फिर वही टाइम 1.5 साल का माइंड जेन में रखें। साल से 1.5 साल में मैं बिल्ड होके यहाँ पे आऊंगा कि मेरी पीपीसी की कॉस्ट बड़ी थोड़ी हो जाएगी, तो मैं ऑर्गेनिकली सेल उठा के प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो है वो पूछना चाहूँगा मैं, रिटर्न्स और कैश बैक्स जो है अमेज़ॉन की तरफ से या पेनल्टीज जो होती हैं, इसके ऊपर क्या मतलब होता है? कितना फ्रीक्वेंट आ रहा होता है, कितना ज़्यादा? क्योंकि जैसे पाकिस्तान में तो है ही मसला रिटर्न्स का, 20% 25% है ही है, तो वहाँ पे क्या हिसाब किताब है? अमेज़ॉन पे भी वैसे ही आ रहा होता है कि इसकी भी कॉस्ट हमें ध्यान में रखनी है? FBM करेंगे तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, FBA करेंगे तो आपको ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी कोई कस्टमर का अगर रिटर्न आता है तो वो मैनेज अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैनेज करना और उठा के लेके आना। दूसरा ये कि अगर वो सेलेबल हालत में है तो उसको आपकी इन्वेंट्री में ऐड कर देता है। ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक जो चीज़ है वो ये है कि शॉपिफाई में पाकिस्तान के अंदर हम लोग भी नेबलर्स में सुन रहे होते हैं सारों से 40% रिटर्न, 30% रिटर्न, 50% रिटर्न। अमेज़ॉन का रिटर्न रेशो इज 2 to 3% ओनली मैक्सिमम। जी। यानी कि वो भी अपनी अगर costing में जो है ना इसको यस एक्चुअली, और वो भी अगर आपको रिटर्न्स उस सूरत में थोड़े से ज्यादा आएंगे जब आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर आपकी क्वालिटी बेहतरीन है तो फिर आपको शायद 1% भी, 1000 में से कोई 2 यूनिट शायद आपके ऐसे होंगे जो आपको रिटर्न आ जाए। वो भी अमेज़ॉन ने मैनेज करने, मतलब 1000 के अंदर से 2 यूनिट रिटर्न आ भी गया तो कोई बहुत वो तो बड़ी negligible चीज नहीं है आपके लिए। वो भी आप manage कह रहे हैं कि वो अमेज़ॉन विल टेक केयर कि अगर इन्वेंट्री का पार्ट है तो इसमें ना हैदर भाई आपकी सारी गेम है क्वालिटी की। आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे चला ही नहीं सकते, आपकी रेटिंग कम हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट का स्कोर कम हो जाएगा, इन द एंड पुअर लिस्टिंग में आके वो लिस्टिंग ही ब्लॉक कर देगा। तो वो आप हल्की प्रोडक्ट के साथ सर्वाइव ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी मैंने देख लिया, तो मुझे बस ये बताएं कि अब इन दी एंड आपको क्या लगता है कि जो VAs हायर करना चाह रहे हैं तो क्या VA का पूल है, आप लोगों तक कैसे रब्ता कर सकते हैं? क्योंकि ये सवालात हम पे हिट हो रहे होते हैं, हम चाह रहे हैं यहाँ पे हिट हो रहा। अच्छा, इसमें हैदर भाई मैंने अभी जैसे शुरू में बताया था कि मैंने एक क्वेश्चन मेरे पास स्टूडेंट्स का बड़ा आता था जो वैलिड था, और मैं वो देखता था यार कैसे उसको सॉल्व करूं कि सर हम बिल्कुल न्यू भी हैं, हमारी फाइवर लिंक्डइन पे रेटिंग नहीं है, टेस्टिमोनियल नहीं है, हमें कौन काम देगा? हम लोग क्या करवाते हैं, मैं इन्हें लाइव अकाउंट्स की जो शीट्स है उस पर प्रैक्टिस करवाते हैं कि भाई ये डाटा बनाया, 5 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट करें। अब वो तो जो करता है, अब अगर आपने काम किया है, स्किल को समझ के सीखा है, तो बिलीव करें कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाए, चाहे वो लिंक्डइन है, अपवर्क है। मैंने लाइव एग्जांपल दी, मैंने 20 दिन तक लगातार प्रपोजल सेंड किए, 21वें दिन मुझे पहला क्लाइंट मिला $100 का। 21 ये लाइव हुआ सारा कुछ, मैंने दिखाया स्टूडेंट परेशान कि कैसे मैं आपके सामने है, वही चीज़ें आपको पढ़ाई हैं जो मैं करके दिखा रहा हूँ। इससे पहले 4 साल मेरी प्रोफाइल डेड रही है, मैंने कहा नई बना के करते हैं, कोई भी नहीं मुझे जानता वहाँ पे, वो काम किया है और वही शीटें मैंने दिखाई उसको। क्लाइंट ने पहले $100 के लिए मुझे कंफर्म किया, फिर उसने कहा जी हम ये लॉन्च ही आपके साथ करते हैं, अगला काम $600 का आप पकड़े, ऑन द रिकॉर्ड लाइव ये सारा कुछ पड़ा है। तो मैं ये कहूँगा कि बजाय किसी के लिए अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें, इतना इस लेवल का स्किल सीखें कि आप अपनी सर्विसेज दें, ना कि दूसरों के लिए आप काम करें। और अब वक्त बड़ा पर है, समंदर है, डेली इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं छोटी छोटी चीज़ों की कि काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता।
और बाकी ये है कि वेरीफाइड वीए हमेशा उसका आप चेक करें, प्रीवियस अकाउंट्स देखें, मैनेज करें, क्या हिस्ट्री कितने साल से मैनेज कर रहा है, उसकी रिपोर्ट्स आपको बता देंगे। बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई करने की, लेकिन बगैर वेरिफिकेशन के कभी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। छोटे टास्क आप करवाएं, लेकिन एक सीनियर बंदा ज़रूर साथ रखें। बाबर भाई और हैदर भाई, मुझे तो आज की इस बैठक से जितनी नॉलेज और सारी चीज़ें मिली हैं, मुझे तो यही लगता है कि जी ये एक समुंदर है और वही तैर सकता है जिसकी एक्सपर्टीज बहुत हाई लेवल की होंगी। तैरा के लोगों को भी लेके जा सकता है, ये नहीं कि वो जो आते कूदते और डूब रहे होते हैं वो ये समंदर ही मतलब वो डंकी लगानी तो है पर तैरना नहीं आता, जहाँ पे गए वहाँ पे सारे गए। नहीं, एक्चुअली इस सिस्टम के अंदर आप बगैर सीखे कूदेंगे तो फिर वीए आपको दरिया या समंदर के सेंटर में घुमाई जाएगा, क्योंकि आप उस पर डिपेंडेंट है ना। बिल्कुल ऐसा ही तो है। वो सेंटर में ला के डुबोएगा आपको, ऐसे नहीं डुबोएगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा, पैसा तो खराब करेगा। बाबर भाई एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। आप लोगों का एक प्रोग्राम चलता है इनेबलर्स का ही, कि उसमें जो भी अगर एक अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टूडेंट है तो आप उसको पेड अकाउंट देते हैं कि जिस पे आप इन्वेस्टमेंट इनेबलर या वट एवर उसके पीछे कोई फंडिंग कर रहा है या कोई इन्वेस्टर है तो वो इन्वेस्ट करता है और आप उसको कहते हैं कि वो आए हैंड्स ऑन करे और उसको लॉन्च करे। जरा थोड़ा सा उसका भी जरा बता दें। अच्छा, इसमें हम लाजमी अपनी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को चांस देते हैं। छोटे टास्क प्रोडक्ट हंट करा ली, $100 उसको दे दिया, या कोई ऐसा इवन क्लाइंट भी ला के दिए। लेकिन अगेन वलीद भाई, मसला वहाँ ख़राब होता है जब वो स्टूडेंट क्लाइंट के साथ कमिटमेंट नहीं पूरी कर सकता। अब मुझे 10 साल हो गए यूएसए की मार्केट में काम करते हुए, AT&T के साथ मैंने 8-10 साल काम किया हुआ है। तो कमिटमेंट इज कमिटमेंट। गोरा देखता है यार कितना को पंक्चुअल है, इवन आपको काम में थोड़ा सा है भी ना, अगर वो देख रहा है आप डिसिप्लिन है, आप कमिटेड है, आपको पता है प्रोजेक्ट को कैसे डिलीवर करना है, तो वो आपको मार्जिन देता है। ठीक है, अब इसमें हम बिल्कुल ये प्रोग्राम करते हैं कि जो स्टूडेंट लगते हैं उनका एक पूल बना के उनको कोशिश करते हैं कि अगर नहीं तो क्लाइंट भी देते हैं, और समटाइम खुद ला के क्लाइंट को डायरेक्ट कर देते हैं उनके साथ कि ये जी आप हमारे बिहाफ पे करें। लेकिन वहाँ देखें अगर वो स्टूडेंट गलती कर देता है तो फिर वो हमारा भी नाम उसमें ख़राब होता है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है। अगर किसी को आप रेफ़र कर रहे हैं तो उसके बैकएंड पे थोड़ा सा आपको रहना पड़ता है कि कहीं पे चीज़ें कोई गलत ना हो। तो बिल्कुल इनेबलर्स भी ये चीज़ करता है, हम लोग भी क्लास वाइज, निशान भाई मैं, हम भी करते हैं। जो स्टूडेंट अच्छे हैं कोशिश करते हैं, जो वाकई आउट क्लास जा रहे होते हैं तो उनको हम खुद भी क्लाइंट अरेंज करके दे देते हैं। पहला क्लाइंट। एक फाइनल क्वेश्चन है मेरा भी। अब ये तो सारी बातें होगी, एक न्यू इन्वेस्टर या न्यू बिगिनर कोई आ रहा है और वो मतलब पीपीसी वगैरह एड्स चला रहा है अमेजोन के ऊपर। पीपीसी एक चैनल हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट का, और आपके जो बाकी चैनल्स हो गए, मेटा एड्स हो गए, गूगल एड्स हो गए, आपके ये कितने इफेक्टिव होते हैं अमेजोन के ऊपर सेल्स लाने के लिए? अच्छा जी, अमेजोन के ऊपर ऑप्शंस पहले नहीं थी अवेलेबल, लेकिन अभी कोई 1.5 साल से अमेजोन ने एक्सटर्नल ट्रैफिक को राउट कराने की ऑप्शंस दे दी हैं अपने पोर्टल के अंदर ही। आप लाइक से एक आपकी प्रोडक्ट की वीडियो है या लिंक है, आप उसको बनाएं और आप वहाँ से जो भी मतलब एक्सटर्नल ट्रैफिक का प्लेटफॉर्म है आपका, फेसबुक है, टिकटॉक, वो आपको अमेजोन को बताना पड़ता है कि थ्रू दिस लिंक मैं एक्सटर्नल ट्रैफिक को राउट करा के ला रहा हूँ, टिकटॉक से, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। वो अमेजोन आपको ऑप्शन देता है, वो आप सिलेक्ट कर लें और आप एक्सटर्नल ट्रैफिक को राउट करा के अमेजोन के अपनी सेल बूस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका रिवॉर्ड जो है वो सेलर को क्या देता है। एक तो अमेजोन अपनी पीपीसी चला रहा है, वो कहता है कि अगर आप एक्सटर्नल ट्रैफिक को मेरे पास राउट करा के लाते हैं मेरी लिस्टिंग्स पे और उस पर सेल आती है तो मैं आपको 50% रैंकिंग में बूस्ट दूंगा। अगर मैं आप मेरे ऐड के थ्रू आपको सेल आती है और आपको 5% का बूस्ट मिल रहा है रैंकिंग में, तो यही आप एक्सटर्नल ट्रैफिक के थ्रू अगर ला रहे हैं तो आई विल गिव यू 50% बूस्ट। इतना बूस्ट आपको देता है। क्यों? वो कहता है कि ये ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट पे भी लेके जा सकते थे ना, लेकिन आप राउट करा के मेरे पास लाए हैं तो मैं भी इसके बदले में आपको रिवॉर्ड दे रहा हूं कि आपको रैंकिंग में स्पीडली ऊपर करूंगा। मतलब आप एक्सटर्नल ट्रैफिक के थ्रू 50 सेलें लेके आए अपने, उसमें साथ पीपीसी भी चल रही, साथ ऑर्गेनिक भी मिलेगी, तो आप 10 दिन में शायद बेस्ट सेलर बन जाएंगे। तो ये उसका एक रिवॉर्ड है बेसिकली। जबरदस्त ऑप्शंस अवेलेबल है। और अब तो उसने इन्फ्लुएंसर्स को भी वहां पे इंडक्ट कर दिया है। आप इन्फ्लुएंसर्स ले सकते हैं अमेजोन का, वाह, इन्फ्लुएंसर्स की ऑप्शन दे दिया उसने कि ये टिकटॉक का, ये एफिलिएट मार्केटिंग के तौर पे ये टिकटॉक का इन्फ्लुएंसर है, ये इंस्टाग्राम का है, आप उसको वहां पे कनेक्ट करें, अपना प्रोडक्ट सेंड करें, वो अपनी वीडियो लगाएगा, उसके वीडियो से सेल आती जाएगी, आपकी सेल बढ़ती जाएगी और जो कमीशन आपने उसको ऑफर किया है 5% 10% वो अमेजोन काट के खुद ही उसे भेजता जाएगा। ज़बरदस्त। मेरा ख्याल है आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और हमने आप लोगों का दिमाग करेक्ट करने के लिए सबसे पहले चीज़ें A to Z में कि तो इतना ज़बरदस्त तरीके से ना कोई समझा सकता था, ना कोई समझा पाया होगा, कि एक एक चीज़ बड़ी क्लियरली करके आप लोगों के सामने रखी। अब
आप लोग भी ये देख सके होंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ सीखना है, आप किस लेवल पे हैं, आपको वीए बनना है, वीए की ट्रेनिंग लेनी है, आपको अमेजॉन का अकाउंट चाहिए, आपने सेल करना है, आपने एफबीए करना है, एफबीएम करना है, पीपीसी सीखनी है, आपने डायरेक्ट ट्रैफिक राउट करवानी है, हाइब्रिड मॉडल पे जाना है, रिव्यूज़ कैसे लेने हैं, कौन से नीश में जाना है, कौन से प्रोडक्ट्स पे जाना है, किस पे हाथ डालना है, किस पे हाथ नहीं डालना, मेरा ख्याल है A to Z इस एपिसोड के अंदर बताया। हमने तो बहुत इन्जॉय किया और मैंने पूरी कोशिश ये की कि आप लोगों के सवालात मैं इन एक्सपर्ट से पूछूं और इन लोगों से निकाल के, और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि ये लोग अपना टाइम निकाल के आए हैं। इन्होंने वो नॉलेज शेयर किया है जिस नॉलेज तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं। 10-10 साल एक यूएसए की मार्केट में लगाए हैं, 15-15 साल एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के अंदर लगाए हैं, उस प्रोडक्ट का अरूज देखा है, जवाल देखा है, फिर उसके बाद रीबर्थ देखी है, ये सारी चीज़ें शेयर की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और सर, अगर इनेबलर्स पे बैठक के रेफरेंस से कोई स्टूडेंट आता है सीखने तो उसको डिस्काउंट मिलेगा? ये बड़ा मुश्किल सवाल है डिस्काउंट वाला, लेकिन कोशिश करेंगे। देखें, अगर तो वो कहता है कि जी हमने आपका एपिसोड देखा था और वहाँ पे ये सारा कुछ हुआ था, तो ऑब्वियसली मुझे या बाबर भाई को आके मिले, हम जितना मैक्सिमम हो सकेगा उनके लिए करेंगे। और एक बात जो है वो जो लोग अपनी लॉन्चेस कर रहे हैं उनको हल्की फुल्की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो हमारे पास वोर्क अवेलेबल है, ठीक है। वोर्क के अंदर आके हमारे पास बैठे, हम लोग ऑलमोस्ट 4 आवर्स अ डे वोर्क में बैठते हैं सारे लोग, आपको वहाँ पे पूरी सपोर्ट दी जाएगी आपकी लॉन्चेस। और उसके जो वोर्क के चार्जेस है, को वर्किंग स्पेस है, बेसिकली सिर्फ उसी के चार्जेस है, हम अपने कोई चार्जेस आपसे नहीं लेंगे किसी किस्म के सपोर्ट के। और 2017-18 से ऑनवर्ड मेरा ख्याल है कि इनेबलर्स की तरह का कोई अमेजॉन के लिए कम से कम स्किल बेस्ड इंस्टीट्यूट ना अभी तक है, और अगर था भी तो शायद वो अब नहीं है। तो ऑब्वियसली जिन्होंने परफॉर्म किया है सिर्फ वही खड़े हैं, बाकी जिनकी परफॉर्मेंस नहीं थी वो आपके सामने लोग नहीं है। तो किसी ने ट्रेनिंग्स अगर स्पेशली करनी है अमेजॉन की या पीपीसी की करनी है या आपने वीए की करनी है, तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान के अंदर शायद इनेबलर्स के अलावा कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है जहाँ पे ट्रेंड लोग, इतने एक्सपीरियंस के साथ लोग आपको पढ़ा भी रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं और आपको हेल्प आउट भी कर रहे हैं। और मजे की बात, लाइव अकाउंट बना के फ्रीलांसिंग के उस पर लाइव क्लाइंट ला के आपको दिखा रहे हैं कि यार ये देखे भाई कम्युनिकेशन चल रही सारी। हैदर भाई, हम बहुत सारी डिस्कशन करते हैं इस सारी चीज़ों के ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर, इंटरनेशनल ई कॉमर्स के ऊपर। तो मेरे ख्याल से जो एजेंसी वाले लोग हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है कि हमने क्लाइंट लेना है, मेरे ख्याल से एक बैठक उस पर भी होनी चाहिए कि किस तरह से आपने क्लाइंट लेना है, अपवर्क, प्रोफाइल, फ्रीलांसिंग आपने कैसे करनी है, इस पर भी मेरे ख्याल से एक डेडिकेटेड बैठक होनी चाहिए। और एक दो एक्सपर्ट्स हैं, हम उनको ज़रूर आने वाले एपिसोड्स में इंक्लूड करेंगे और वो भी आप लोगों को नॉलेज बताएंगे कि किस तरह से आप अपना बिजनेस इनहैंस कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है अपने सर्विसेज को इंटरनेशनल मार्केट भी आप सेल कर सकते हैं, किस तरह से आप डील्स ले सकते हैं। यार बस एंड इसको हम इस तरह करेंगे कि देखें, कोई शॉर्टकट नहीं होता, शॉर्टकट ढूंढने वाले फ्रॉडिये कबूतर टेक्निक्स। प्लीज़ यार, मैं आप लोगों को एक चीज़ आज समझाता हूँ। अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए, हराम करके, आपने किसी को धोखा दे के पैसे बना लिए ना, तो आप चीते नहीं हैं। वो पैसे आपके अंदर से 1 रुपया ना, वो 10 रुपये के हिसाब से निकलेगा। तो गोरों को आप फ्रॉड लगा के उनसे पैसे हैक रहे हैं, तो आप ये समझने में बड़ा अच्छाई का काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है भाई, इसका स्वाब नहीं मिलना आपको। किसी भी इंसानियत को नुकसान पहुँचाएंगे तो वो आपके आगे आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा। मैंने बहुत बड़े बड़े अरूज पे भी जाते हुए देखे हैं और उनको फिर नीचे गिरते हुए भी देखा है। तो इन चीज़ों को छोड़ें, थ्रू प्रॉपर चैनल ट्रेनिंग्स लें, प्रॉपर चीज़ों को सीखें। स्काई इज़ द लिमिट। मैंने अपनी आंखों से यार, मैंने जब देखे हैं ना महीने की लाखों करोड़ों डॉलर की सेल, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, तो यार उस लेवल तक इंसान पहुँच सकता है। राइट पाथ पे आ जाएं, राइट मेंटोर से सीख लें, राइट तरीका सीख लें। यकीन माने अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा, बस नीयत आपने साफ़ रखनी है। इस बैठक से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।